So without wasting any time, let us begin. And the very first question of income tax is coming from November 2022. अब ये अटेम्प्ट ना मेरे लिए एक नोस्टैल्जिया है, बिकॉज ये वो अटेम्प्ट है जिसमें मेरा खुद का सी एंटर ग्रुप 1 निकला था एंड आई क्लियर्ड विद .40 मार्क्स इन टैक्सेशन. एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये जो इनकम टैक्स का इन्होंने सवाल पूछा है ना, ये सबसे हटके था. क्यों? एक तो इन्होंने कैश बेसिस पे ये अकाउंटिंग वाला सवाल पूछा है पीजीबीपी पे. सेकेंड चीज, यहां पर आप देखोगे ना पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके का प्रॉफिट का फिगर नजर नहीं आएगा. हम पीजीबीपी में इनकम जब भी कैलकुलेट करना स्टार्ट करते, वी स्टार्ट आइदर फ्रॉम द सरप्लस गिवन इन योर रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और योर नेट प्रॉफिट एज पर योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बराबर, यहीं से शुरू होता है. यस, बट यहां पर आप देखो इन्होंने रिसीट पेमेंट अकाउंट में कहीं पे भी वो बैलेंस दिया ही नहीं है, वो सरप्लस डेफिसिट का बैलेंस दिया ही नहीं है. तो अभी ना इसको सॉल्व करने का अप्रोच हम बदल देंगे एंड इसीलिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा यूनिक हो जाता है. ओके, सो डोंट वरी, एक यूनिक सा क्वेश्चन है, बट आई विल मेक श्योर कि आपको हर चीज इसमें समझे. बस आप सुनते जाना. चलो, लेट अस बिगिन द क्वेश्चन. डॉक्टर रोहन 82 years old, mind it, he is a super senior citizen, SSR, super senior citizen है, सॉरी SSC, रेसिडेंट सर्जन. कौन है ये? सर्जन है. Having his nursing home in Mumbai, gives the following particulars for the year 31st of March 2022. अब like I said, इसमें ना इन्होंने काफ़ी सारे आइटम्स दिए हुए हैं. मैं आपको बताऊंगा कैसे 1 by 1 हम आइटम का ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है, देखो अब ना ये आपका रिसीट पेमेंट अकाउंट है. वेरी फर्स्ट स्टेप, रिसीट पेमेंट में जितनी भी वैसी वाली आइटम्स है ना जिसमें नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, मैंने क्या बोला, जिसमें ये नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, उन्हें मार्क कर दो. क्योंकि जब आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे ना तब आपको पता चलना चाहिए कि यार इस पे एडजस्टमेंट है तो मुझे उसके हिसाब से उसे ट्रीट करना है. ठीक है, देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? सैलरी पेड. देखो ना, सैलरी इंक्लूड 60,000 पेड टू हिज सिस्टर. हम पेमेंट साइड में जाके सैलरी टू स्टाफ को मार्क ही कर देंगे. पहले तो काम ये करो. नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. चलो एंटरटेनमेंट पर एडजस्टमेंट है, इसको मार्क कर दो. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी. किधर है इंटरेस्ट ऑन रिपेयर्स? ये देखो, इसको मार्क कर दो. डॉटर इन लॉ एंड इनकम फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट. कोई गिफ्ट गिवन टू डॉटर है? हाँ, मार्क कर दो इसको. फिक्स्ड एसेट वैल्यूज एज अंडर. देखो इन्होंने WDV दिया हुआ है असेट्स का, मतलब डेफिनेटली दिस इज एन एडजस्टमेंट पर्टेनिंग टू योर डेप्रीसिएशन. तो डेप्रीसिएशन किधर है? इन्होंने डेप्रीसिएशन डाला ही नहीं है. वो बहुत बढ़िया. टेलीविजन परचेज ड्यूरिंग फॉर नर्सिंग होम पर्पस. ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. टेलीविजन मार्क कर दो. He has donated 10,000 towards PM Cares Fund. डोनेशंस कहीं पे भी दिख नहीं रहे मुझे यहाँ पे, तो आई विल नॉट मार्क इट. ठीक है, ये सबसे पहला काम आपको करना है. ओके, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. देखो रिक्वायरमेंट क्या बोली है? कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय हिम फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एज पर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. अज्यूम दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BSE. बराबर, मतलब नॉर्मल तरीके से हम हर एक हेड की इनकम निकालेंगे, हम डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से देंगे, हम टोटल इनकम की फिगर पे पहुंचेंगे, उसके बाद हम टैक्स पेबल निकालेंगे. ठीक है, एकदम नॉर्मल फ्लो जा रहा है. चलो अब ना मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनना. आइडली फ्लो क्या होना चाहिए पता है? आइडली फ्लो होना चाहिए तुम्हारा सबसे पहले इनकम अंडर हेड पीजीपीपी में तुम वो सरप्लस की फिगर डालो, फिर तुम एडजस्टमेंट्स 1 by 1 जैसे जैसे अकाउंट में दी गई है देना स्टार्ट करो. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज द सेम. यहाँ पर इन्होंने कहीं पे भी वो सरप्लस डेफिसिट का फिगर दिया ही नहीं. तो हम क्या करेंगे पता है? हम पहले से ही पीजीबीपी के हिसाब से चलेंगे भैया. मतलब हम पहले सारी रिसीट्स लिखेंगे, उसमें से सारे एक्सपेंसेस जो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए अंडर हेड पीजीबीपी, अगर हमने वो माइनस कर दिए तो कहना से हमें ऑटोमेटिकली इनकम अंडर हेड पीजीबीपी आ जाएगी. भैया नहीं समझे. चलो मैं बोलता हूँ मेरी रिसीट्स है 2 रुपीज, मेरे टोटल एक्सपेंसेस है 1 रुपी, बट मेरा जो एलिजिबल एक्सपेंस है, जितना एक्सपेंस मुझे पीजीबीपी में डिडक्शन अलाउड है, दैट इज ओनली 0.5 रुपीज. तो मैं पता है क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ पहले रिसीट्स में 2 रुपीज लिखो और एक्सपेंस साइड में ना पहले ही माइनस 0.5 करो. तो तुम्हारा जो प्रॉफिट आएगा दैट इज 1.5. ये प्रॉफिट नहीं है, इनकम एज पर पीजीबीपी ही होगी. तो हमें रिसीट माइनस एलिजिबल डिडक्शंस, ये फ्लो फॉलो करना पड़ेगा. इंस्टीट्यूट ने भी वैसा ही किया है, हम भी वैसा ही करेंगे. ओके, चलो डोंट वरी, 1 by 1 मैं करता जाऊंगा, आपको समझता जाएगा. सबसे पहले ना रिसीट्स की बारी. हमें कहाँ से हमारे रिसीट्स हुए हैं, बिजनेस रिसीट्स कौन कौन से.
सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबसे पहले रिसीट्स, ये फिगर को मत देखो अभी, मैं पहले वर्किंग नोट 1 पे जाता हूँ, ध्यान से सुनता। सबसे पहले फीस फ्रॉम विजिट्स टू अदर हॉस्पिटल्स, नेट। अब जब भी नेट वाला फिगर हो ना, हमको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ये नेट रिसीट्स हुई है। बट द क्वेश्चन इज, भैया पूरे ही क्वेश्चन में कहीं पे बोला ही नहीं गया है कि कौन से सेक्शन में टीडीएस निकला है, कौन से रेट पे टीडीएस निकला है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हिडन टीडीएस के एडजस्टमेंट्स है। तो मैं बताता हूँ, याद रखना। देखो, ही इज अ रेसिडेंट सर्जन, मतलब कहने से ही इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, तो उसको जो फीस रिसीट होगी इट विल बी हिज प्रोफेशनल फीस। और प्रोफेशनल फीस पे ना हम एक सेक्शन है, सेक्शन 194J, जिसपे हम 10% टीडीएस डिडक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम में आपका दिमाग चलना जरूरी है। तो 194J 10% इज द रेट। तो कैन आई से दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज ओनली 90%, और हमें 100% अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकाले, देखो मैं बताता हूँ। मैं सीधा वर्किंग नोट पे आ जाता हूँ जहां पर मैंने रिसीट्स कैलकुलेट किए। तो सबसे पहले तो मैंने फीस फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स नेट लिख दिया। अब कैलसी पे लो, देखो कुछ अमाउंट था जिसमें से 10% डिडक्ट होने के बाद मेरे पास आया 585, मतलब कहने से 585 इज ओनली माई 90% अमाउंट। तो कैलसी पे डालो 5,85,000 डिवाइडेड बाई 90%, क्योंकि इट इज ओनली द 90%। तो माई 100% अमाउंट इज 6,50,000 एंड 650 माइनस 5,85,000, कहने से 65,000 इज माई टीडीएस डिडक्टेड। तो 5,85,000 सीधा इसको आप 90% करोगे, डिवाइडेड बाय 90%, आपको आ जाएगा 6,50,000 एंड टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ होगा, डेफिनेटली 65,000। काम खत्म। ठीक है, तो ये इस तरह से इंस्टीट्यूट ने टीडीएस का हिडन एडजस्टमेंट डाला था। यहाँ पर एक पार्ट आपका हो गया रिसीट्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं, फीस फॉर मार्च 2021 रिसीव्ड इन अप्रैल 2021। गाइज फीस फ्रॉम मार्च 21 रिसीव्ड इन अप्रैल 21। हम कौन से AY के लिए निकला रहे हैं, AY 22-23, मतलब PY 21-22, मतलब कहने से इट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 2021 एंड एंड्स इन मार्च 2022। तो मार्च 21 की फीस तो हमारे लिए पिछले साल की फीस हुई है, बट वो हमें इस बारी में मिली है। बट भूलना मत, देखो अगर जनरल होता तो हम क्या करते हैं, हम इस फीस को लेते ही नहीं, क्योंकि एक्रुअल बेसिस अगर फॉलो होता तो। बट दिस इज कैश बेसिस। इनकम इज टैक्सेबल व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, एक्सपेंस इज अलाउड एज अ डिडक्शन व्हेन इट इज एक्चुअली पेड। कैश अकाउंटिंग का ये रूल है। तो यहां पर भले ही हमें फीस मार्च 2021 प्रीवियस ईयर की मिली है, बट हमें मिली तो इस प्रीवियस ईयर में ना, मतलब हमें कहना इसे, हम क्योंकि कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, हमें इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उस इनकम को टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो 40,000 आईपीडी की फीस, 45,000 ओपीडी की फीस, टोटल 85,000 इस प्रीवियस ईयर में PY 21-22 में ये टैक्सेबल हो जाएगा। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कैश अकाउंटिंग है। तो ये देखो, आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर AY 2021 रिसीव्ड, दैट इज मेक दिस AY 21-22, यस, क्योंकि PY 2021 है। तो आईपीडी फीस कितना 40,000, ओपीडी फीस कितना 45,000, टोटल 85,000। ये आपका फीस वाला पार्ट भी हो गया, आईपीडी ओपीडी फीस वाला पार्ट भी हो गया, खत्म, डन। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स नेट। अब मेरे भाई डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, हमें पता है क्या करना है, वी हैव टू अज्यूम। वैसे तो अगर मैं चाहता, मेरी बात ध्यान से सुनना, वैसे तो अगर मैं चाहता ना तो इसको सीधा IFOS में डाल देता, बराबर, यस, तो मैं वही करूंगा। IFOS में सीधा हम 18,900 डाल देंगे। बट वंस अगेन, क्योंकि यहां पर नेट है, दिस इज अ TDS एडजस्टमेंट, और TDS कौन से सेक्शन में कटा है, कितना कटा है नहीं बताया गया है, हमें दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। तो डिविडेंड पे ना एक सेक्शन लगता है, दैट इज सेक्शन नंबर 194। 194 क्या बोलते हैं कि अगर आपका एनुअल फिगर डिविडेंड का 5,000 रुपीज से ऊपर चला जाता है तो 10% TDS कटेगा। मतलब वंस अगेन कहना इसे 18,900 इज माय 90% अमाउंट। जैसे यहां पर हमने किया था सेम ट्रीटमेंट होगा, जैसे वहां पे 585 आपका 90% अमाउंट था, हमने अपॉन 90% करके 650 निकाला। यहां पर भी कहना इसे 18,900 आपका 90% अमाउंट है, तो 100% कितना होगा, सिंपल सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि रेट सेम है।
18,900 डिवाइडेड बाय 90%, तो मेरी ग्रॉस अप इनकम कितनी हो गई 21,000। तो देखो मैंने IF, तो मैं इसको बिजनेस इनकम नहीं, ये मैं इसकी IFOS इनकम दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा कोई सर्जरी सर्विसेज देकर मैंने कोई रिसीट नहीं कमाया, ये तो मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था यूई, तो ये तो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। यस, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 18,900 अपॉन 90% दैट इज 21,000 मैंने ग्रॉस अप करके लिख दिया। अब ना गाइस, मैं भी एक चीज भूल जाता हूँ, आप भी एक चीज भूल गए हो, क्या पता है? जब आप टैक्स पेबल निकालोगे ना, उसमें से TDS, आप सामने वाले ने जितना जितना भी TDS डिडक्ट किया है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे आया ये देखो मैं बताता हूँ। प्रोफेशनल रिसीट्स पे 6,50,000 पर 10% 65,000 TDS डिडक्ट करके आपके हाथ में उसने 585 दिया, तो कहना है 65,000 के TDS का बेनिफिट आपको देना पड़ेगा। तो देखो मैं बताता हूँ हाउ डू यू ट्रीट। तो एक तो आपने जब दिखाया तब ग्रॉस अप करके दिखाया, एंड जब आप फाइनल टैक्स पेबल निकालोगे ना यहाँ पर, ये इसके बाद आपको यहाँ पर भी लिख देना है TDS अंडर 194J डिडक्टेड फॉर विजिट फीस एंड TDS अंडर सेक्शन 194 डिडक्टेड ऑन डिविडेंड। कैसे निकला ये? 21,000 इंटू 10% करोगे 2100 निकलेगा, एंड 21,000 माइनस 2100 करोगे 18,900, जितना क्वेश्चन ने दिया था नेट इनकम, बराबर। सिमिलरली गोज फॉर दिस। आई होप ये इतना आपका क्लियर आउट हो गया होता, तो हमारा डिविडेंड इनकम का भी बात हो गया। फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अब यहां पर कुछ नेट वेट कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसे हमारी रिसीट्स में ऐड कर देंगे 10,25,000। तो फटाफट से हमारे रिसीट्स की वर्किंग नोट में जाएंगे एंड इसमें ऐड कर देंगे। तो एक तो हमारा हॉस्पिटल्स का ग्रॉस अप हो गया, एक हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया IPD OPD फीस का, एंड फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 10,25,000। तो अब 6,50,000 प्लस 85,000 प्लस 10,25,000, ये हो गया मेरा 17,60,000। बढ़िया, चलो तो 17,60,000 मेरा रिसीट्स यहाँ पर हो गया कंप्लीटेड। अब अगला आइटम क्या है? गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट्स हमें गिफ्ट मिली है ना, वी हैव टू टैक्स इट एज बिजनेस इनकम। क्यों भैया? बट रिलेटिव से हमें जो गिफ्ट मिलता है वो तो एग्जेम्प्ट होता है ना। मेरे भाई, आपको आपके खुद के रिलेटिव से गिफ्ट नहीं मिला है, तो आप वो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज X है ना, वो वाला प्रोविजन मत लगाना। क्यों? क्योंकि जो गिफ्ट आपको आपके खुद के रिलेटिव से मिलता है आउट ऑफ द कोर्स ऑफ योर बिजनेस, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर IFOS। बट आपको यहां पर आपके पेशेंट के रिलेटिव से गिफ्ट मिली है, एंड पेशेंट्स के रिलेटिव्स है, मतलब कहना है यू हैव रिसीव्ड इट इन द कोर्स ऑफ योर ओन बिजनेस। आपने आपके धंधे के रिलेशन में ये गिफ्ट्स पाई है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको इसे भी अपनी बिजनेस इनकम में, आपके बिजनेस रिसीट्स में ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि PGBP का एक बेसिक चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि चाहे आपको किसी भी तरीके के प्रॉफिट्स कैश में मिले या काइंड में मिले, बट इफ यू आर रिसीविंग सच प्रॉफिट्स और सच रिसीट्स इन द कोर्स ऑफ योर बिजनेस, इट शैल बी चार्जेबल अंडर हेड PGBP, इट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड PGBP। तो हमें जो हम PGBP की इनकम दिखा रहे हैं ना, उसमें अपार्ट फ्रॉम दीज रिसीट्स मुझे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स टू पेशेंट्स ये भी दिखाना पड़ेगा। ओके, दिस इज द लॉजिक। अब अगली चीज, ऑनोरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विसेज इन जय हिंद आर्ट स्कूल नेट, वंस अगेन नेट इनकम है, बट पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑनोरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विसेज जाएगा कहां पे? बिजनेस इनकम में। वंस अगेन, क्या मेरा बिजनेस पेंटिंग सर्विसेज देना है या सर्जरी प्रोवाइड करना है? मेरा बिजनेस तो सर्जरी प्रोवाइड करना है, तो मैं पेंटिंग सर्विसेज से मिली हुई इनकम को बिजनेस हेड में कैसे टैक्सेबल कर सकता हूं? मुझे इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करना पड़ेगा। दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। समझ गए हो? बट वंस अगेन, ये तो नेट है, तो अब इसमें TDS का इंप्लीकेशन, वंस अगेन गाइस, पेंटिंग सर्विस ना एक प्रोफेशनल ही कर सकता है प्रोवाइड, बराबर। एक प्रोफेशनल पेंटिंग सर्विसेज अगर हम एक स्कूल में प्रोवाइड करते हैं, मतलब कहने से वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एज अ प्रोफेशनल पेंटर, तो जब हम कलेक्ट करेंगे तो वो प्रोफेशनल फीस हमारी होगी, नॉट बिजनेस प्रोफेशनल फीस बट अवर पर्सनल प्रोफेशनल फीस, तो उस पर भी TDS अंडर 194J तो डिडक्ट हुआ ही होगा ना। तो वंस अगेन ये यहां पर भी हिडन एडजस्टमेंट है TDS का। कौन सा सेक्शन? 194J। कितना काटा होगा? 10%। तो वंस अगेन
22,500, ये 90% इनकम हो गई, तो 22,500 डिवाइडेड बाय 90% आप करोगे, आपको 25,000 आएगा। तो पहली चीज तो मैं 25,000 सीधा का सीधा मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दूंगा। देखो 22,500 है ये, डिवाइडेड बाय 90% इज 25,000। एंड ऑन द अदर हैंड मुझे ये भी नहीं भूलना है कि फाइनल टैक्स पेबल की फिगर में से मुझे कितना इंटू 10%, 2,500 का टीडीएस, 25,000 इंटू 10%, 2,500 का टीडीएस जो सामने वाले में डिडक्ट किया है, मुझे उसका बेनिफिट लेना है फ्रॉम माय फाइनल टैक्स पेबल। तो फाइनल टैक्स पेबल जब मेरा आया, ठीक है, ये फिगर अभी हमने निकाला नहीं है, टेंशन मत लेना, ये दो सेक्शंस में हमने ऑलरेडी डिडक्ट किया, एक और एडजस्टमेंट कर देंगे, टीडीएस अंडर 194 से डिडक्टेड ऑन पेंटिंग फीस, कितना 25,000 का 10%, 2,500, 25,000 माइनस 2,500, 22,500 मेरे पास नेट आया है। ओके, तो ये भी मेरा क्लियर आउट हो गया। इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1,500। अब ना ध्यान से सुनना, जितना प्रिंसिपल प्रपोर्शन है, जितना प्रिंसिपल प्रपोर्शन है ना आपके इनकम टैक्स रिफंड का, वो एग्जेम्प्ट है। क्यों? इनकम टैक्स रिफंड हमें क्यों मिलता है? हमने जरूरत से ज्यादा टैक्स भर दिया उसके लिए, और आप बोलते हो कि इनकम टैक्स रिफंड पे भी टैक्स लगाओ, वाह ये तो डबल टैक्सेशन हो गया, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। इसके लिए बोलते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड का प्रिंसिपल प्रपोर्शन है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट, बट जितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट क्यों मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड पे? भैया हो सकता है ना कि 2 साल के पहले जो मुझे रिफंड मिल, जिस प्रीवियस ईयर का रिफंड मुझे 2 साल के पहले मिल जाना चाहिए था, वो अब मिल रहा है, तो वो 2 साल पे मैं भी तो इंटरेस्ट डिमांड करूंगा ऑन दैट रिफंड, क्योंकि टेक्निकली वो मेरा पैसा है, बट 2 साल के लिए डिपार्टमेंट के पास है, तो डिपार्टमेंट भी इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड करके मुझे टोटल कंपोनेंट देगा। तो डिपार्टमेंट ये भी बोलेगा हम आपको इंटरेस्ट देंगे, बट सामने उस इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल भी कर देंगे। ये लॉजिक है इसका। तो 12,100 टोटल मिला है, जिसमें से 1,500 रुपए मेरा इंटरेस्ट है। कुछ नहीं करना है, सिंपली 1,500 यू हैव टू शो इट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मैं जाऊंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 1,500 रुपए दिखा दूंगा, दैट्स इट। ओके, तो ये देखो मेरा रिसीट साइड मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब बारी आती है पेमेंट साइड की। यहां पर ध्यान रखते हैं, हमने देखो रिसीट साइड पूरा कर लिया। बिजनेस तो देखो हमारा बिजनेस का टोटल रिसीट कितना हुआ, 17,60,000 प्लस 45,000, दैट इज 18,05,000। अब इसमें से मैं सिर्फ वो खर्चे माइनस करूंगा और उतने ही खर्चे माइनस करूंगा जितना मुझे एक पीजीबीपी इनकम में अलाउड है, तो मैं ऑटोमेटिकली पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। क्या बात है भैया, इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही किया। चलो 1 बाय 1 चलते हैं। सैलरी टू स्टाफ 3,50,000। अब इसमें मैंने टिक किया, मतलब एक पॉइंट है, देखो ऐसे ध्यान जाता है। सैलरी इंक्लूड्स 60,000 पेड टू हिज सिस्टर हु इज अ क्वालिफाइड नर्स पेड इन कैश। अब काफी लोग बोलेंगे भैया डिसअलावेंस तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जिसको हम सैलरी दे रहे हैं, इवन दो वो हमारी सिस्टर है, बट वो तो क्वालिफाइड नर्स है, तो कोई भी तरीके का अनरीजनेबल पेमेंट हुआ ही नहीं है। भैया पूरा पढ़ा करो, किस में दिया है? कैश में दिया है। किसी भी एक दिन में एक इंसान को हम 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट कैश में करते हैं, देन इट इज डिसअलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। ओ देखा, ऐसे ट्रिक करते हैं। तुम्हें सोचवाता कुछ और पॉइंट पर है और निकलता कुछ और पॉइंट है। इसके लिए पूरा पढ़ने का, तब मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, दिक्कत मत लो, कॉन्फिडेंस डाउन भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट अगर सेम पॉइंट्स, जिसका पूरा चांस है, कुछ ना कुछ तो आज की इस वीडियो से इंस्टीट्यूट पूछेगा ही एग्जाम में, 1-2 पॉइंट्स तो आएंगे ही सेम टू सेम आपके पीजीबीपी के क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें आप दिमाग लगा लेना, अभी सीख लो। तो कहना इसे कि हम 3.5 लाख में से पूरा 3.5 लाख नहीं, क्योंकि 60,000 तो हमें डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, तो व्हाट इज द एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, दैट इज टोटल डिडक्शन ऑफ 3,50,000 माइनस 60,000, जो डिडक्शन अलाउड नहीं है। हम लोग सिर्फ 2,90,000 की फिगर माइनस करेंगे सैलरी के चलते। ठीक है, देखो सेक्शन लिख दिया 48(3) सिंस इट इज मेड इन एक्सेस ऑफ 10,000, तो सैलरी टू स्टाफ 350 माइनस 60, सिर्फ 290 का डिडक्शन अलाउ होगा। क्लियर। नेक्स्ट चीज, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 26,000, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सीधा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 26,000 वी विल अलाउ। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 1,10,000, इस पे पॉइंट है, ये हो गया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इंक्लूड 25,000 फॉर डिनर टू डॉक्टर्स इन अ 5-स्टार होटल। अब ना इंस्टीट्यूट का यहाँ पर एक अजम्पशन है कि ये जो 25,000 का खर्चा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के नाम पे किया है ना, इट इज इनकर्ड होनली एंड सोनली फॉर बिजनेस पर्पस। भैया डॉक्टरों को होटल में खाना खिलवा रहे हैं
तो उसमें कौन सा बिजनेस पर्पस? अरे हो सकता है ना डॉक्टर्स की कोई 5 स्टार होटल में मीटिंग रखी होगी जिसमें आगे के साल में कुछ नए डिजीज के बारे में, कुछ नए वायरस के बारे में बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए उन्होंने खर्चा किया होगा। तो इवन दो इट इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बट ये बिजनेस यूज के लिए, ऐसे आपका इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इन्होंने पूरा का पूरा 1,10,000 डिडक्शन के तौर पे अलाउ कर दिए। भाई अब एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, तुम भी इसको बिजनेस पर्पस का ही एक्सपेंस मानना, बस नीचे नोट लिख कर आना, ठीक है, डोंट वरी। तो पूरा 1,10,000 हमें अलाउ किया जाएगा यहाँ पर, अज्यूमिंग इट इज मेड फॉर बिजनेस पर्पस। मैंने इस तरह से नोट डाल दिया, वैसे आप भी डाल देना। परचेज ऑफ टेलीविजन, अरे भैया ये तो अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? कैपिटल एक्सपेंस है, थोड़ी अलाउ होगा। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड एज रिडक्शन। गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ, अरे भैया ये भी अलाउड नहीं है, ये तो आपका पर्सनल खर्चा हो गया। इंटरेस्ट ऑन लो, अच्छा एक मिनट, परचेस ऑन टेलीविजन पर ना एक पॉइंट है, मैं मिस क्यों कर रहा हूं। हाँ, टेलीविजन परचेज फॉर नर्सिंग होम परचेज इज पुट टू यूज ऑन दिस डेट एंड नर्सिंग होम इक्विपमेंट इतना। तो चलो अभी ना हम लोग परचेज ऑफ टेलीविजन पे पहुंचे ना, तो टू मिस एनीथिंग हम लोग इस पर डिप्रिसिएशन निकाल ही देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को आगे हम मिस ना कर जाए इस चीज को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर परचेज ऑफ टेलीविजन पे वापस आ जाता हूं। हाँ, तो परचेज ऑफ टेलीविजन है मेरा यहां पर, और मेरे पास क्या क्या चीज है, चलो लेट्स कम टू डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट। तो सबसे पहले नर्सिंग होम इक्विपमेंट मेरा 220 है, मेडिकल बुक्स इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन 10,000, 35,000 एंड लैपटॉप 40,000। अब नर्सिंग होम इक्विपमेंट्स पे कितना डिप्रिसिएशन, देखो बुक्स पर तो हमें पता है इट इज एलिजिबल फॉर 40%, लैपटॉप्स पर ऑल्सो इट इज 40%। नर्सिंग होम इक्विपमेंट इसको हम लोग जनरल प्लांट एंड मशीनरी मान के इस पर 15% डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। व्हाट अबाउट टेलीविजन, टेलीविजन का भी हम देखते हैं, आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 40 और 15%, जहाँ तक मेरा आइडिया इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर भी कुछ अज्यूम किया था। यस, तो देखो टेलीविजन पे भी यस इट इज 15%, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इसको जनरल प्लांट एंड मशीनरी डाला है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट सीखने जैसे समझना, अगर कंप्यूटर आया और लैपटॉप आया, मेरी बात ध्यान से सुनना, कंप्यूटर आया और लैपटॉप आया तो उस पर 40% लगा देने का। बट अगर टेलीविजन आया और फोन आया, टेलीविजन एंड मोबाइल 15%, ठीक है। कंप्यूटर लैपटॉप पे वैसे भी हम 40% ही देते हैं, टेलीविजन पे यहाँ पर इन्होंने 15% लिया जनरल प्लांट एंड मशीनरी, एंड फोन पे क्लियरली इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है मॉड्यूल में कि फोन है, ईयरफोन्स है छोटे मोटे, उसके लिए आप 40% नहीं ले सकते, आपको 15 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टेलीविजन पे 48,000 इंटू 15%, 180 डेज एग्जैक्ट है। जब भी कोई एसेट 180 डेज के ऊपर यूज होता है ना, तब उस पर हम जब भी कोई एसेट 180 डेज से कम यूज होता है ना, तब हम उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्योंकि आप देखो टेलीविजन के बारे में क्या लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर, 21 सितंबर पुट टू यूज ऑन 3 अक्टूबर। अगर आप 3 अक्टूबर से 31 मार्च गिनोगे ना, एग्जैक्ट 180 डेज आएंगे। तो एग्जैक्ट 180 डेज अगर हो गए तो उसके लिए हमें फुल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलती मत करना, हाफ डेप्रिसिएशन मत लगा कर आना। तो 7,200 बीइंग 48,000 इंटू 15%। इक्विपमेंट पर जैसा मैंने बोला इट इज कंसिडर्ड जनरल प्लांट एंड मशीनरी, तो उस पर भी 15% 33। लैपटॉप और बुक्स पे हमने 16,000 एंड 14,000 लगा दिया। बुक्स पे इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन हम 40% ही लगाते हैं, तो वो 10,000 का जो फिगर था ना उसको ऐड ही कर देना। तो टोटल डेप्रिसिएशन 7,200, 33, 16 और 1,400 करके आपका आ गया 70,200। अब इस 70,200 को हम यहाँ पे माइनस कर ही देते हैं, तो डेप्रिसिएशन 70,200। तो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट अपना खत्म ही हो गया। नेक्स्ट, गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ 60,000। अब गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ तो अलाउड ही नहीं है, पर्सनल खर्चा है। बट ध्यान से सुनना, हिज डॉटर इन लॉ अर्न इनकम ऑफ 10,000 फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पे ना आपका क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। भैया क्लबिंग का प्रोविजन कैसे, सुनना बात ध्यान से। आप जब अपनी डॉटर को कोई गिफ्ट देते हो ना, तो उसका डिडक्शन आप बिजनेस इनकम में तो डेफिनेटली नहीं ले सकते, पर्सनल खर्चा है। अगर आपकी डॉटर ने उसकी इनकम उस गिफ्ट को इन्वेस्ट करके कुछ इनकम कमाई, तो वो इनकम जिस बंदे ने गिफ्ट दी है उसके हैंड्स में टैक्सेबल। बट अगर वो इनकम को री इन्वेस्ट करके दोबारा उस पर इनकम कमाई, तो वो दोबारा कमाई गई इनकम जिसको गिफ्ट मिली है उसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, जिसने गिफ्ट दी है उसके हैंड्स में नहीं।
मतलब समझो डॉटर ने ये 10,000 इन्वेस्ट करके दूसरे 5,000 कमाए, तो वो दूसरे 5,000 हमारे हैंड्स में नहीं, डॉटर के हैंड्स में टैक्सेबल होंगे। बट यहाँ पर तो क्या है, 60,000 का गिफ्ट दिया है उसको, उस 60,000 रुपीज को इन्वेस्ट करके डॉटर ने 10,000 रुपीज का इनकम कमाया है, तो वो 10, तो यहाँ पे कोई री इन्वेस्टमेंट एंड री इनकम का प्रोविजन ही नहीं है। यहाँ पर तो सीधा गिफ्ट दिया है, इन्वेस्ट करके इनकम कमाया, तो ये 10,000 की इनकम हम हमारे IFOS में टैक्सेबल कर देंगे। तो आ जाता है यहाँ पर इनकम फ्रॉम डॉटर इन लॉ, हम लोग 10,000 रुपीज वी विल टैक्स इट ओवर ईयर। क्लियर, ये हो गई बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी, अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी इंक्लूड्स 40,000 फॉर हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। मतलब कहना ही से कि 65,000 में से सिर्फ 25,000 वो प्रॉपर्टी के रिपेयर्स पे खर्चा किया गया है जो जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसपे हम बिजनेस कर रहे हैं। बाकी का 40,000 का जो इनकम है वो तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पर है, वो तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पर है, तो हम उसमें हाउस प्रॉपर्टी पे हमें जाना पड़ेगा। कैसे हाउस प्रॉपर्टी में कैसे दिखाएंगे मैं बताता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो पहली बात तो एक चीज पक्की है कि 65,000 माइनस 40,000 हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी के रिपेयर्स का खर्चा, मतलब बिजनेस इनकम में हम बिजनेस इनकम से हम सिर्फ 25,000 अलाउ करेंगे डिडक्शन। इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे 25,000 डिडक्शन अलाउ कर दिया, एंड जो 40,000 ना, सेक्शन 24B याद करो, हम हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें सामने कुछ रेंट आ नहीं रहे, तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखाकर उसमें हम सेक्शन 24B में डिडक्शन नहीं ले सकते। डेफिनेटली ले सकते हो भैया, तो मैं क्यों ना लूं। बट क्या हम पूरे 40,000 की डिडक्शन लेंगे? नहीं। सेक्शन 24B क्लियरली बोलता है कि आफ्टर 1499, आफ्टर if the loan is taken after 1st of April 1999 and assuming कि इस केस में कुछ दिया नहीं है, it is taken after 1st of April 1999, अगर एक्विजिशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन होगा सिर्फ और सिर्फ कोई 2 लाख की एनहांस लिमिट अप्लीकेबल होगी। बट यहाँ पर तो रिपेयर्स है, तो यहाँ पर पूरा 40,000 का डिडक्शन मत देना, 30,000 की डिडक्शन आएगी सिर्फ। ओ भैया कहाँ कंफ्यूज करते हैं लोग, वही तो है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन इन रिपेयर्स है, तो ये 40 में से सिर्फ 30,000 हम माइनस कर पाएंगे। ठीक है, चलो। एंड व्हाट अबाउट द बैलेंस 10,000? बैलेंस 10,000 देखो, हम 80EEA वगैरह में हम डिडक्शन अलाउ कर देते हैं, बट क्योंकि हमें लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है ना, तो हम सामने से कुछ अज्यूम करके यहाँ पर वो वाली डिडक्शन के प्रोविजन में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। चलो, तो ये हमारा ये भी हो गया। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस, भैया पर्सनल खर्चा अलाउड ही नहीं है। डिपॉजिट्स इन PPF अकाउंट, अरे भैया PPF अकाउंट है, सेक्शन 80C में डिडक्शन ले लो, तो बिजनेस में तो कुछ नहीं दिखाएंगे हम लोग, सीधा जाएंगे डिडक्शन फ्रॉम GTI में, सेक्शन 80C, डिपॉजिट्स इन PPF 55,000, बात खत्म। नर्सिंग होम एक्सपेंसेस कितना है? 3,75,000, सीधा सीधा अलाउ कर देंगे, कुछ बोला नहीं है, मतलब बिजनेस हेड से हम डिडक्शन अलाउ कर पाएंगे इसमें। प्रोफेशनल फीस पेड फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज, कुछ नहीं बोला गया है, हम लोग सीधा सीधा डिडक्शन अलाउ कर देंगे, फीस फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज। ओके। परचेज ऑफ फर्नीचर एट होम, ये भी अलाउ नहीं होगा, क्यों? पर्सनल खर्चा ये तो कहीं पे भी हम डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब बेसिकली जो ड्राइंग्स होती है वो भी अलाउ नहीं होगी। क्वेश्चन खत्म। नहीं, एक सेकेंड, एक एडजस्टमेंट बाकी है खाली आपका। हाँ, he has donated 10,000 towards PM for cares fund on 15th of August 2021, डोनेशन है। सेक्शन 80G में 10,000 रुपीज की डिडक्शन अलाउ कर दो, तो हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर PM केयर्स फंड में 10,000 रुपीज की डिडक्शन अलाउ कर देंगे। एक ये हो गया। आई थिंक एक और चीज बाकी है इसमें। हाँ, पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल है ना, पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस है ना, बट स्टिल मेडिकल एक्सपेंसेस को हम 80D में डिडक्शन अलाउ कर सकते हैं, तो हम 80D में डिडक्शन अलाउ कर देंगे 70,000, है ना। खुद अज्यूमिंग खुद के लिए किया है। एसएससी की एज क्या है? 82 ईयर्स, मतलब इनहांस लिमिट 50,000 हम 80D में ले सकते हैं, तो 70 में से 50,000 हम 80D में डिडक्शन अलाउ कर देंगे। अच्छा, अगर 60 से कम की एज होती तो 25,000, इससे ज़्यादा है तो 50,000, तो हमने 50,000 की डिडक्शन यहाँ पे अलाउ कर दी। क्वेश्चन खत्म। भैया क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। अभी मैं क्या करता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये सारी इनकम निकालता हूं, क्योंकि मुझे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है
तो मैं उसको बिजनेस इनकम के साथ में सेट ऑफ कर देता हूँ। भैया हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कहाँ से आया? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमने 24 की डिडक्शन ली ना, तो हमें लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आया 30,000 का, उसको हम यहां से सेट ऑफ कर देते हैं बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। तो 788,800 इतना करके आपको आता है माइनस 30,000, 758,800 पीजीबीपी इनकम इतना आ गया। तो ऐड करते हैं 758,800, फिर ये हमारा IFOS का टोटल बन गया 57,500, तो 57,500 हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस वैसे भी सेट ऑफ हो गया। तो जीटीआई क्या आ गई 8,16,300। 8,16,300 में इसमें ये 3 सेक्शन के अंदर जो डिडक्शन है उसको माइनस कर दूंगा, जिनका टोटल निकल के आता है 1,15,000, तो 1,15,000 आ गया। दैट इज 7,01,300 इज माई टोटल इनकम। अब सिंपल इस टोटल इनकम पर हम क्या करेंगे? टैक्स निकाल देंगे। ऐसे की एज 82 ईयर्स है, सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब 5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट लगेगी। तो 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर गया तो 30%। इनकम ही 7,01,300 है, तो 5 लाख एच टू 7,01,300, तो 7,01,300 माइनस 5 लाख रुपीज, 2,01,300 मल्टीप्लाइड बाय मेरा 20%, तो बेसिक टैक्स 40,260 आता है। हेल्थ एंड एडुकेशन से 4% निकालता तो 1,610 आता है, उसको ऐड करूंगा तो 41,870। और ये 41,870 में से मैंने तीनों सेक्शंस के अंदर TDS माइनस कर दिया। हाँ, तो मेरा रिफंड कितना आ गया? इस साल मेरा रिफंड क्लेमेबल है 27,730। ट्रिकी क्वेश्चन खत्म। अब इसका एक और पार्ट कर लेते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट कुछ नहीं है, दूसरा पार्ट पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अगर इसकी जगह पे अगर हम 44 ADA के अगेंस्ट इनकम एडजस्ट करें तो हमारा डिडक्शन अमाउंट कितना, तो हमारा टैक्स का या रिफंड का अमाउंट कितना होगा? तो आ जाओ वो भी दिखा देता हूँ। 44 ADA में मुझे बताओ हमारी टोटल रिसीट्स कितनी हो गई? तो प्रॉफिट्स इन काइंड हमारे 1760 प्लस, याद है हमें पेशेंट के रिलेटिव से गिफ्ट मिली थी 45,000 की, तो उसको ऐड कर दूंगा। तो 1760 प्लस 45 दैट इज 18,05,000। तो 18,05,000 मेरी रिसीट्स यहाँ पर हो गई भाई, है ना। और इस 18,05,000 पर अंडर सेक्शन 44 ADA क्या बोलते हैं कि 50% ऑफ योर बिजनेस रिसीट्स are treated as your business taxable income। तो 18,05,000 मल्टीप्लाइड बाई 50%, तो 9,02,500। अब इसमें ध्यान से सुनना, अगर ये हमारी टोटल इनकम थी एज पर नॉर्मल, अब इसमें हमारी बिजनेस इनकम कितनी थी? प्री सेट ऑफ, 7,88,800, उस पर हमने 30,000 सेट ऑफ करके 758,800 लाया था बराबर। बट हम यहाँ पर 788,800 ही लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने माइनस कर दिया क्योंकि अब मुझे इस बेसिस पे नहीं करना है। इसमें मैंने और जो एक्चुअल मेरी पीजीबीपी इनकम है प्रिजम्पटिव वाली, उसको मैंने ऐड कर दिया 9,02,500। तो अगर मैं 44 ADA ऑप्ट करूँ तो मेरी टोटल इनकम आ जाती है 8,15,000। अब इस पे हम टैक्स निकालेंगे। क्विक जा रहा हूँ थोड़ा बिकॉज ये सिर्फ कंप्यूटेशन का पार्ट है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट से हर कोई जानता है। तो यहाँ पर भी 5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगी, तो आपका बेसिक टैक्स 63,000, हेल्थ एंड एडुकेशन 2,520, और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 65,520। वंस अगेन 3 सेक्शंस में TDS डिडक्ट होगा इसमें से, तो मेरा इस केस में रिफंड हो जाएगा 4080। क्वेश्चन खत्म गाइस, क्वेश्चन खत्म। 14 मार्क्स आपके जेब में। आया कॉन्फिडेंस? बढ़िया। ओके, सो चलिए अब हम क्विकली एक GST का सवाल कर लेते हैं। नवंबर 22 का ही करेंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है, उतना भी ब्लर नहीं, हम कर सकते हैं सॉर्ट आराम से। देखो, लेट्स बिगिन ना गाइस, लेट्स बिगिन। अच्छा सवाल है, बेसिक एडजस्टमेंट्स टेस्ट किए यहाँ पर आपके। सो लेट अस बिगिन। Ajay Limited, a registered dealer in Patna, Bihar, is engaged in various types of supplies. The company provided the following details for the month of January 2022. जरा देखते क्या है। Outward supply of goods made during the month to various non-related persons। सब ध्यान से सुनना। सबसे पहले ना मुझे 2 चीजें बना लेनी है। आपका सोल्यूशन ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। एक में आप जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज पर GST कलेक्ट करोगे वो, और दूसरे पार्ट में आपका ओपनिंग बैलेंस ITC लेजर्स का, प्लस आपने जितने भी इनवर्ड सप्लाईज ऐसे लिए जिन पर आपने GST भरा एंड विच इज एलिजिबल फॉर ITC, वो तो उनको आप ऐड करके टोटल ITC अवेलेबल हो गए। एंड फिर इस टोटल ITC अवेलेबल को हम सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट टोटल GST कलेक्टेड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। एकदम ही बेसिक चीज है। तो चलो 1 बाय 1 अब हम डिटेल भरना स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट, हमने आउटवर्ड सप्लाईज किए हैं टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्सन्स। इंटरस्टेट दिए हुए हैं, इंटरस्टेट दिए हुए हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है। हम कहाँ पर है? बिहार में, और हमने बिहार में सप्लाई की। अब इसमें 2 चीजें, मार्केट वैल्यू की ट्रांजैक्शन वैल्यू। भाई GST लॉ में मार्केट वैल्यू
कुछ नहीं होता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द मेन थिंग। हम जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं ना, ये वो वाली ट्रांजैक्शन वैल्यू है जो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ चैप्टर के हिसाब से निकालते हैं ना, वो वाला। तो डेफिनेटली हमें यही लेना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू इज ऑफ नो यूज टू अस। तो 4 लाख रुपए का हमने इंट्रास्टेट सर्विस 4 लाख रुपए का हमने इंट्रास्टेट गुड सप्लाई किया है बिहार में, और उस पर जीएसटी कितना है, ये रहा। ऑल अदर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज 9% जीएसटी, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 18% आईजीएसटी। तो इंट्रास्टेट है तो 4 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 9%, तो 36,000 सीजीएसटी कलेक्ट करेंगे, 36,000 एसजीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, इंट्रास्टेट सप्लाईज इन बिहार 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9%, सीजीएसटी 36, एसजीएसटी 36। चलो ये वाला हो गया। इन अदर स्टेट्स, इंटरस्टेट, तो अदर स्टेट्स पर कितना है, 18% आईजीएसटी हम लेते हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, ये रहा। तो 1 लाख रुपीज बीइंग माई ट्रांजेक्शन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 18%, 18,000 का मैं आईजीएसटी इस पे कलेक्ट करूंगा। तो इंटरस्टेट सप्लाईज आउटसाइड बिहार 1 लाख इंटू 18% आईजीएसटी हम कलेक्ट करेंगे, तो नो सीजीएसटी नो एसजीएसटी एंड विल कलेक्ट 18,000 एज आईजीएसटी। तो ये वाला तो पॉइंट वैसे ही खत्म हो गया आपका, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर कंडक्टिंग अ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स एम्प्लॉइज। टोटल एक्सपेंडिचर incurred for the said program was 90,000, of which 63,000 rupees was borne by the state government. 63/90, yes। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ना आपके एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी वाले चैप्टर से एडजस्टमेंट लिया है, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। और ये पॉइंट आता है, क्या बोलता है समझाता हूं, डोंट वरी, लॉजिक समझाने के लिए हो यहाँ पे। समझो, अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कोई सर्विस सप्लाई करते हो, और एक ऐसी सर्विस सप्लाई करते हो जहां पर आप उस गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग सर्विस दे रहे हो, कंप्यूटर प्रोग्राम की ट्रेनिंग, नेवल ट्रेनिंग, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग, बट उस पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए अगर गवर्नमेंट 75% से ज्यादा खर्चा इंकर कर रही है, मतलब टोटल खर्चा समझो 100 रुपीज है, अगर गवर्नमेंट 75 रुपीज से ऊपर खर्चा इंकर कर रही है, तो वो पर्टिकुलर सर्विस पर ना आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से या गवर्नमेंट से कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे। बट अगर 75% से कम खर्चा गवर्नमेंट इंकर कर रही है, देन इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, यू विल हैव टू कलेक्ट इट, you will have to collect GST on such supply of service, such supply of training program to the government employees। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कर्नाटका के स्टेट गवर्नमेंट को ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं फॉर अ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टोटल खर्चा कितना है देखो, 90,000, जिसमें से गवर्नमेंट ने कितना बॉन्ड किया, 63,000। तो 63,000 डिवाइडेड बाय 90,000 अगर आप करोगे, सिर्फ 70% खर्चा गवर्नमेंट इंकर कर रही है, बाकी का आप कर रहे हो। आप मतलब अजय लिमिटेड कर रहे हैं, मतलब कहना है क्योंकि 75% से कम खर्चा गवर्नमेंट ने इंकर किया हुआ है, देन इट विल बी अ टैक्सेबल सप्लाई एंड यू विल हैव टू कलेक्ट जीएसटी ऑन इट। यस, तो सिंपल देखो, आप कहां पर हो, बिहार पे, आपने सप्लाई कहां पे दिया, कर्नाटका पे, तो ये तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। देखो वैसे तो क्वेश्चन ने लिखा ही हुआ है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, बट ना लिखता तो भी लॉजिकली यही था कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। एंड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे अपार्ट फ्रॉम कार रेंटल सर्विस हम कितना आईजीएसटी लेते हैं, 18% आईजीएसटी, देन दिस विल बी चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, तो सिंपल 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 18%, 90,000 रुपए का आईजीएसटी मैं इस पर्टिकुलर सप्लाई पे कलेक्ट करूंगा। आप समझे लॉजिक इस पॉइंट के पीछे? ना समझो यहाँ पे नोट डाल के रखा है, जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इज कलेक्टेबल एज लेस देन 75% एक्सपेंडिचर हैज बीन इंकर्ड बाय गवर्नमेंट। अब 63/90 करोगे, इट विल बी 70% ओनली। ये पॉइंट भी आपका हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गाया, ब्रांच हैज सेपरेट जीएसटीएन फॉर कन्वीनियंस एंड अकाउंटिंग एंड बिलिंग। अब ध्यान से सुनना, ये एडजस्टमेंट ना सप्लाई अंडर जीएसटी से पूछा है। भैया क्या बोलते हो, कुछ सप्लाईज ऐसे हैं कि आप अगर अपने कोर्स, आप अगर अपने बिजनेस के नेचर में, कोर्स ऑफ बिजनेस में करो, बट स्टिल कुछ सप्लाईज ऐसे हैं जो आप इवन दो विदाउट कंसिडरेशन इंकर करते हो ना, तो भी इट इज चार्जेबल टू जीएसटी। मतलब मैं बोलता हूं कि मैंने एक ऐसा सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड किया जिसपे मैं कोई रेवेन्यू ही नहीं कमा रहा हूं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगर जीएसटी ने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर सप्लाई में
इवन दो विदाउट कंसिडरेशन इज लायबल टू जीएसटी, तो मुझे उस पर जीएसटी कलेक्ट करना ही पड़ेगा। एंड वन ऑफ दो सप्लाईज इज दिस, ये क्या बोलता है कि अगर एक ही स्टेट में दो ब्रांचेस के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है जिनके पास सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, या फिर दो ऐसी ब्रांचेस के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है जो दो अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि समझो अगर दो अलग अलग स्टेट्स में है तो दोनों को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बट अगर आप दोनों ब्रांचेस एक ही सिंगल स्टेट में, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सिंगल रजिस्ट्रेशन पे काम चलाओ या फिर दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लो। बट अगर दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया देन इट विल बी डीम्ड एज सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, और इस पर हमें जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर सिंगल है कि सेपरेट है? स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच बीआर, देखो इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट ही है क्योंकि हम खुद बीआर के, हम हमारी दूसरी बीआर की ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं स्टॉक, बट ब्रांचेस हैविंग सेपरेट जीएसटी है, दोनों ब्रांचेस के अलग रजिस्ट्रेशन है, वी विल हैव टू कलेक्ट सीजीएसटी एसजीएसटी ऑन दिस। तो वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय हम 9% कलेक्ट कर रहे हैं हर एक केस में अपार्ट फ्रॉम कार रेंटल सर्विसेज, तो 1800 सीजीएसटी, 1800 आपका एसजीएसटी। तो जीएसटी ऑन स्टॉक ट्रांसफर 20,000 इंटू 9%, 1800 सीजीएसटी, 1800 सीजीएसटी, 1800 एसजीएसटी, नो आईजीएसटी। क्लियर कट, ये आपका हो गया पॉइंट खत्म। अच्छा, अब इस पर ना एक एडजस्टमेंट है नीचे, तो आपको ये भी पढ़ना है एक्चुअली। तो देखो ये तो चिंदी है, ऑल द अमाउंट्स गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, पता है भाई, नहीं बोलता तो भी समझ में आ जाता। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन कंडीशंस नेसेसरी वर कंप्लाइड विद, ठीक है। तो देखो ये नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जिस्ट विद इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे 00 लिख दिया। ये प्रैक्टिस रखना, ओपनिंग प्लस इनवर्ट सप्लाईज पर जीएसटी, तो ये आईटीसी अवेलेबल निकलेगा, वरना ओपनिंग लेना भूल गए तो गलत फिगर निकालोगे आईटीसी का, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दो एडजस्टमेंट्स जिसपे मुझे आपका ध्यान चाहिए, एंड दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट इज लिंक्ड विद ईच अदर। मैं बताता हूं कैसे, पढ़ते। इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज इन द यूज ऑफ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब क्या हुआ है, वाई हमने सर्विस लिया है, इंट्रास्टेट सप्लाई है, मतलब कहने से वी विल बी पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन द सेम, यस। टोटल कितना 650। अब इसी के रिलेटेड कुछ पॉइंट, देखो टोटल कितने इनवॉइसेस आए, 30 इनवॉइसेस आए, ठीक है, टोटल 30 इनवॉइसेस जनरेट हुए। आउट ऑफ द 30 इनवॉइसेस ऑफ द इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड, 6 invoices with taxable value amounting to 1,50,000 were e-invoices in which invoice reference number was not mentioned. However, all the invoices were duly reflected in GSTR 2B for the month of Jan 22 since the suppliers had filed their GSTR 1. अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इतना GSTR 2B, GSTR 1, बेसिक प्रोविजन क्या बोलता है? बेसिक प्रोविजन ये बोलता है अगर किसी भी इनवॉइस पे, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर किसी भी इनवॉइस पे इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं है या मिसिंग है, यू विल हैव टू अज्यूम कि वो इनवॉइस इनवैलिड है और आप उस पर आईटीसी नहीं ले सकते। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो हर एक सप्लायर के या हर एक रेसिपिएंट, हर वो बंदा जो इनवॉइस जनरेट करना है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाए, आईआरपी पे जाए और हर इनवॉइस का आईआरएन जनरेट करे, उसी के बाद इनवॉइस फॉरवर्ड कर रहे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो। तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर अलाउड नहीं था, मतलब 1.5 लाख पर तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आईआरएन के बिना इनवॉइस ही इनवैलिड है, लाइक आई सेड। तो 6.5 लाख, व्हाट इज आवर एलिजिबल क्रेडिट? तो देखो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं, जीएसटी ऑन 6 इनवॉइसेस व्हिच आईआरएन इज नॉट बीन जनरेटेड, हमें उस पर आईटीसी मिल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि विदाउट आईआरएन इनवॉइस इज इनवैलिड। बट व्हाट अबाउट द बैलेंस 24 इनवॉइसेस, उस पर तो हम डेफिनेटली क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं ना। तो टोटल 30 इनवॉइसेस की वैल्यू थी 6,50,000, जिसमें से 1.5 लाख के इनवॉइसेस वर इनएलिजिबल फॉर आईटीसी, तो बचा 5 लाख। और 5 लाख पर, क्योंकि ये क्या है, ये इंट्रास्टेट है, तो हम लोग इस पर 9% लगाएंगे, तो 45,000 सीजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, 45,000 एसजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर केस। क्लियर? और ये आपके इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर से पूछा है। तो देखो एक सवाल में कितने सारे चैप्टर्स टारगेट हो गए। तो यहां पर मैंने 45,000 लिख दिया एलिजिबल क्रेडिट के लिए। ओके, नाउ ओनली वन एडजस्टमेंट इज लेफ्ट, लेट अस सी व्हाट इट इज। During the course of arranging and filing documents, the accountant of Vijay Limited observed that an invoice of 30,000 excluding tax was dated 2nd December 2021 was omitted to be recorded in the books of accounts.
एंड नो पेमेंट वॉज मेड अगेंस्ट द सेम टिल द डेट एंड ऑफ Jan 22। यार ये IC है ना, GST में यही करता है, GST वो इनकम टैक्स को बार बार कंफ्यूज करते हैं। द इनवॉइस वॉज इश्यूड बाय मिस्टर मुकेश ऑफ पटना। अब देखो सप्लाई तो देखो इतना सारा, इन्होंने इतना सारा बात तो बोल दिया, बट अब सप्लाई देखो क्या है। द इनवॉइस वॉज इश्यूड बाय मिस्टर मुकेश ऑफ पटना फ्रॉम whom अजय लिमिटेड हैड टेकन कार्स ऑन रेंटल बेसिस। इनवॉइस इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो। भाई ये आपका ITC चैप्टर पर ही एडजस्टमेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ना ब्लॉक्ड क्रेडिट का एडजस्टमेंट है। कैसे? यहां पर ये देखो मैं बताता हूं, इधर आ जाओ। GST ऑन कार रेंटिंग सर्विसेज इट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। क्यों? सिंपल सा प्रोविजन है ना भाई, अगर आप किसी भी तरीके की रेंटल सर्विसेज लेते हो ऑन मोटर कार देन इट इज इनएलिजिबल फॉर योर इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर ये मेरा इनएलिजिबल क्रेडिट हो जाता है, दिस इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट, तो इस पर मुझे वैसे भी क्रेडिट नहीं मिलना। तो अब देखो 3 में से ये देखो, तो मेरा टोटल ITC कितना हो गया? क्वेश्चन खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म, सारे पॉइंट्स हमने टारगेट आउट कर दिए, क्वेश्चन खत्म। तो अब मेरा टोटल ITC कितना है? 45,000 एंड देखो मेरा टोटल GST कलेक्शन 37,800 1,08,000। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द सेट ऑफ ITC, तब हमें पता चलेगा कितना GST हमें पे करना है। ठीक है, आ जाओ। तो हमने टोटल GST कितना कलेक्ट कर दिया वो लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास ITC के कितने बैलेंसेस है? 45,000 CGST है, 45,000 IGST है। अब सेट ऑफ रूल्स, सबसे पहले IGST को IGST के साथ सेट ऑफ करो, उसके बाद अगर बचता है देन अगेन CGST एंड SGST इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, बट हमारे पास IGST है ही नहीं तो वो पॉइंट वैसे भी गया। नेक्स्ट हम CGST को CGST के साथ सेट ऑफ करेंगे, या फिर पहले हम SGST को SGST के साथ सेट ऑफ करेंगे एंड देन अगेंस्ट IGST इफ बैलेंस एनी। तो फॉलोइंग द प्रोविजंस मैं पहले CGST को उठाता हूं। तो 45,000 का CGST पहले मैंने 37,800 के CGST के सामने सेट ऑफ किया, तो मेरा बैलेंस कितना बचता है आफ्टर सेट ऑफ? देखो 45,000 का CGST का क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल था और सामने मैंने CGST कलेक्ट किया 37,800, तो 45 माइनस 37,800 मेरा बचता है 7,200। तो बैलेंस 7,200 CGST का SGST के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, ना SGST का CGST के साथ हो सकता है, और मैंने CGST का CGST के सामने लैप्स आउट कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास? सिर्फ IGST। तो बैलेंस 7,200 मैं ये 1,08,000 के IGST से माइनस कर लूंगा। द सेम विल हैपन फॉर SGST। पहले 45,000 में से 37,800 का SGST यहाँ पे सेट ऑफ और बैलेंस 7,200 का SGST अगेंस्ट IGST। तो अब मेरा नेट टैक्स पेबल कितना आया? IGST 93,600। हमने नवंबर 2022 के दोनों क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर दिया है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद May 2023 के क्वेश्चंस। Okay, so now let us move on with our next attempt, that is May 2023. इसके क्वेश्चंस नवंबर 22 के कंपैरिजन में थोड़े से मैनेजेबल थे, बट स्टिल इसमें भी काफ़ी सारे ट्रिक पॉइंट्स है, काफ़ी सारे ट्रिकी जगह है जहां पर मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं, एंड दैट इज वाई May 23 अटेम्प्ट। ठीक है, चलो अब इसका ना इनकम टैक्स का क्वेश्चन, जिसको बेसिक सेक्शंस आते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बट यहाँ पर है ना सिचुएशंस इन्होंने बहुत अच्छे से डिजाइन किए। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर भशिन, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज्ड 52 ईयर्स, provides management consultancy services to various corporate and non-corporate clients. His income and expenditure account for the year ended 31st March 2023 is as under. ये इसका income expenditure account है। तो once again हम क्या करेंगे? पहला स्टेप, जिस पॉइंट पे कोई भी एडजस्टमेंट है हम पहले उसे मार्क कर देंगे। एग्जाम में भी यही करना। सबसे पहले देखो इन्होंने एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन पर कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन हम लोग हाईलाइट कर देंगे। दूसरा, इन्होंने देखो कुछ बिग हाउस, मतलब डेफिनेटली इन्होंने कुछ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो हम लोग रेंट रिसीव्ड किधर है? ये रेंट रिसीव्ड हम लोग डाल देंगे यहाँ पर। रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड अ सम, तो रेट्स एंड टैक्सेस पर एडजस्टमेंट है, हम रेट्स एंड टैक्सेस को हाईलाइट आउट कर देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस किधर है? ये रहा, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, मिस्टर बशीन डेबिटेड 2,40,000 एज नोशनल रेंट, तो इस पर भी एडजस्टमेंट है। डेबिट किया हुआ है 2,40,000 नोशनल रेंट, ये रहा। ऑफिस रेंट 2,40,000, तो इसको हाईलाइट करके देखेंगे क्या है। एक्सपेंस ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पर भी नोट है, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम को भी एक बार हाईलाइट कर देंगे, क्या कुछ होगा इसमें। एक्सपेंस ऑन प्रोफेशनल फीस पेड, तो प्रोफेशनल फीस किधर है?
इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। बहुत एडजस्टमेंट्स है भाई इसमें तो। 1 ब्लॉक कंटेनिंग कंप्यूटर्स, मतलब ये डेफिनेटली आपकी डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे ब्लॉक्स दिखाई दे रही है, WDVs दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देंगे। लोन ऑफ 5 लाख, हाँ, दिस अमाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा सेपरेट एडजस्टमेंट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम अंडर प्रॉपर हेड्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर बशीन फॉर AY 23-24 अंडर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, assuming that he has not opted to pay tax under 115 BSE। मतलब वंस अगेन एकदम नॉर्मल फ्लो में हम जाएंगे कि पहले हम PGBP की इनकम, बाकी सारे हेड्स की इनकम निकालेंगे, हम डिडक्शंस माइनस करेंगे, टोटल इनकम की फिगर आएगी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, और उस पर हम टैक्स लगाएंगे। एंड जान में जान आएगी क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सरप्लस का फिगर दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब मैंने आपको पहले वो सवाल करवा दिया ना, तो अब आपको इस पर्टिकुलर एक मिनी एलिमेंट की भी वैल्यू समझ में आ गई होगी कि ये फिगर इंस्टीट्यूट जब भी देता है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते हम वो अलग से रिसीट निकाले, वो एलिजिबल डिडक्शन, वो पूरा अलग ही हो गया भाई। हम हमारा यही फ्लो मेंटेन करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ICAI आपके एग्जाम में भी ये फिगर दे, ताकि आप अच्छे से पास हो जाओ। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास फिगर है, तो हम सबसे पहले PGBP में शुरू ही यहाँ से करेंगे। सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 36,97,500, तो ये तो मेरा हो गया। अब एक्सपेंस साइड में आने से पहले हम एक बार इनकम साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, बाय ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन लास्ट ईयर 75 lakhs, नो TDS वॉज डिडक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द रिसीट्स। ठीक है, कोई TDS डिडक्ट नहीं किया है, तो हम लोगों को इस पर्टिकुलर इनकम को, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 194G का 10% करके 90% करके हमने किया था ना, वैसा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ये ग्रॉस रिसीट्स में करने की जरूरत नहीं है, तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसको मैं रिसीट में नहीं दिखाऊंगा, क्यों, हम प्रॉफिट की फिगर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कंफ्यूज मत ना, वहां पर कैश अकाउंटिंग था, कोई प्रॉफिट का फिगर नहीं आ रहा था। यहाँ पर अक्रूवल अकाउंटिंग है, एक्चुअली यहाँ पर एक्रूवल अकाउंटिंग है एंड प्रॉफिट की फिगर दी हुई है, तो हम वहीं पे एडजस्टमेंट्स करेंगे जहां पर हमारे PNL की फिगर, आई मीन हमारी इनकम एक्सपेंडिचर की फिगर और हमारी इनकम टैक्स की फिगर डिफर करेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। ओहो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब इसके ना 2 इंप्लीकेशंस हो गए। एक तो सब बताएंगे कि ये IFOS में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट दिखता है, तो डेफिनेटली ये इनकम PGBP के हेड में चार्जेबल नहीं है, तो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ये मैं मेरी प्रॉफिट की फिगर से माइनस कर दूंगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में मैं सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट दिखा दूंगा 25,000। इसकी दूसरी इफेक्ट क्या होगी गाइस, दिस इंटरेस्ट इनकम, कैन आई से इट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। आपको याद है, अगर 60 से कम की एज का हो तो 10,000 की डिडक्शन मिलती है ऑन सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, और 60 के ऊपर का हो तो TTB में मिल जाएगा 50,000 का ऑन सेविंग्स प्लस FD। हाँ, तो कहने से हम 25 में से, हम 25 को IFOS में तो दिखा दिए, बट 80 TTA में हम इसकी डिडक्शन ले सकते हैं 10,000 के फिगर की, क्यों नहीं ले सकते। तो 80 TTA में मैं यहाँ पे आता हूँ और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से सेक्शन 80 TTA सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 10,000 में माइनस कर देता हूँ। क्लियर, चलो, तो ये पॉइंट आपका क्लियर आउट हो गया। दिस इज डन, दिस इज डन। बाय विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट्स ऑफ 500। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी 2 एडजस्टमेंट्स है। पहली चीज तो ना हम इसको IFOS में दिखाएंगे, बट क्या मैं 99,500 में दिखाऊंगा? नहीं। वैसे तो आपको पता है, देखो जनरली लॉजिक पता है क्या होता है कि अगर आपने कोई भी खर्चा किया है किसी इनकम को पाने के लिए विच इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उस खर्चे की डिडक्शन आप उस इनकम के अगेंस्ट ले सकते हो। बट लॉटरी इनकम के केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करता है। लॉटरी इनकम के केस में आपने भले कितना भी खर्चा किया हो, आपको ग्रॉस इनकम ही दिखानी है। मतलब 1,000 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए भले मैंने 2,000 का खर्चा किया हो, बट मैं -1,000 नहीं दिखाऊंगा, 1,000 - 2,000 ना, मैं 1,000 ही दिखाऊंगा, मुझे खर्चा अलाउड ही नहीं है। तो यहां पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट्स 500। तो पहले तो ये 99,500 बिजनेस इनकम से पर्टेन नहीं करती, तो पहले तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो ये 99,500 विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी नॉट टैक्सेबल अंडर दिस 99,500। रुक जाओ, यहां पर मैंने इसको माइनस किया और पहले ये 99,500 जाएगा यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट्स 500 रुपीज ऐड हो जाएगा। कैसे आया 500 रुपीज? ये देखो ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना,
नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट्स ऑफ 500, तो 99,500 प्लस 500 आपका टोटल कितना आया 1 लाख रुपीस। कैसे 99,500 प्लस 500 1 लाख। एंड इसकी एक और यहाँ पर भी हिडन टीडीएस का एडजस्टमेंट है। भैया अब इसमें कौन सा, इस क्वेश्चन में कौन सा हिडन टीडीएस है सेक्शन 194B फ्लैट 30%। अगर आपका टीडीएस का अमाउंट 10,000 के ऊपर जाता है तो डिडक्ट किया जाएगा। भूल गए ना, मैं याद करवाने के लिए हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी एग्जाम में याद आ जाएगा, टेंशन मत लो, आप यहाँ पे कर रहे हो ना। तो 1 लाख रुपीस पर 30% फ्लैट टीडीएस 30,000 रुपीज बराबर। तो आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है ना, फाइनल टैक्स लायबिलिटी, ये इसमें से मैं, ये फिगर अभी निकाला नहीं है, इसमें से मैं अभी से माइनस कर देता हूँ टीडीएस अंडर सेक्शन 194B लॉटरी इनकम कितना 30,000। ठीक है, तो ये आपका लॉटरी इनकम का ट्रीटमेंट खत्म हुआ है। डन, इसको भी टिक कर देंगे। बाय रेंट रिसीव्ड, ये ना बड़ा मजेदार एडजस्टमेंट है। आ जाओ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट ना, दिस इज वन ऑफ द क्रक्स पॉइंट्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन को चैलेंजिंग बनाता है। आ जाओ मैं बताता हूँ। तो देखो मैंने क्या क्या किया हुआ है यहाँ पर, कुछ किया हुआ नहीं है। एंड राइट नाउ आई एम इन माय फर्स्ट एडजस्टमेंट। ध्यान से पढ़ते हैं। मिस्टर भसीन ओन्स अ बिग हाउस विद 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स। यूनिट 1 with 50% floor area has been let out for residential purposes at a monthly rent of 20,000 for the entire। मतलब समझना, एक घर है जिसमें 50% यूनिट 1 है, मतलब कहना से आधा यूनिट 1 है, और ये मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेट आउट प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि बोला ही गया लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस एट अ मंथली रेंट ऑफ 20,000, ठीक है, फॉर द एंटायर ईयर। अब यूनिट 2 विद द बैलेंस 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड बाय मिस्टर बशीन एज हिज रेसिडेंस कम ऑफिस। बोलते हैं कि एक घर है, उसमें से आधा घर किराए पे चढ़ा दिया, बाकी का आधा घर में वो अपनी ऑफिस भी चलाता है और वहां पे रहता भी है। बट बाकी के आधे घर में से कितने घर में उसकी ऑफिस है, कितने घर में वो रहता है? क्योंकि जितने घर में, देखो जितना घर उसने किराए पे चढ़ा है वो तो लेट आउट प्रॉपर्टी में जाएगा, बराबर, वो हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट प्रॉपर्टी में जाएगा। जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो बैलेंस बचता है उसमें से कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ हिस्सा बिजनेस। तो कहने से बिजनेस इनकम से पर्टेनिंग जो भी ट्रीटमेंट होगी उसके हमें बिजनेस इनकम एक्सपेंस में डालना पड़ेगा ना, पीजीबीपी में। और जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड है उससे पर्टेनिंग इनकम एक्सपेंस हमें हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना पड़ेगा। तो इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना और बिजनेस यूज का कितना, तो अब मुझे यही नहीं पता, तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें से आधा मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड और आधा मेरा बिजनेस यूज। मतलब समझो एक ही घर के मैंने 3 हिस्से किए। यूनिट नंबर 1 50% इज माई लेट आउट प्रॉपर्टी, बैलेंस 50% में से 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड और 25% बिजनेस यूज का इनकम। ओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आईसीआई ने अज्यूम किया, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो देखो क्या लिख दिया है, आईसीआई ने ना सीधा ये लिख दिया हुआ है। हाँ, आईसीआई ने तो सीधा लिख दिया हुआ है यहां पर, यूज बाय मिस्टर बसीन एज हिज रेसिडेंस कम ऑफिस, बैलेंस 50% फ्लोर एरिया। बट 50% में से कितना ऑफिस, कितना खुद का यूज, 25 कर दो, 50 को भी 2 में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, ध्यान से सुनना। इधर आओ, वर्किंग नोट बनाया मैंने, आपको समझ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस, पहला यूनिट जैसा मैंने बोला लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस 50%, सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर बसीन बाकी का 25%, और यूज बाय मिस्टर बसीन बिजनेस 25%, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले यूनिट के बारे में जो 50% लेट आउट है उसका क्या बोला है, 20,000 मंथली रेंट पे हमने उसको लेट आउट किया है, तो 20,000 रुपीज का मंथली रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, 2,40,000 इज द ईयरली रेंट। अरे भैया बट आपने यहाँ पे रेंट रिसीव्ड भी तो 2,40,000 डेबिट किया, सॉरी क्रेडिट किया है। मतलब कहना ही से कि जो लेट आउट प्रॉपर्टी, जो रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल था, वो रेंट आपने यहाँ पे दिखा दिया है। तो अब ये तो इस हेड में चार्जेबल होगा ही नहीं, मुझे इसको हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज आउट करना पड़ेगा। ओ, तो यहाँ पे गड़बड़ है। हाँ जी, यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये 2,40,000 का रेंट रिसीव्ड है ना, मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपका लेट आउट प्रॉपर्टी का रेंट है, दिस इज चार्जेबल अंडर एट हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट प्रॉपर्टी जो आपका 50% यूनिट 1 है ना, उसमें मैं यहाँ पे 2,40 चार्ज कर दूंगा।
अब इसमें ना जीएवी भी निकालना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली 240 नहीं लिख सकते। ये अलग बात है कि जीएवी के प्रोविजंस के बाद भी आपका 240 आए। बाकी क्वेश्चन ने देखो आपको दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, और ये आपको इसका 50-50% करके लेना है। कैसे आता है वो भी बता देता हूं, आ जाओ। तो सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, आपका जीएवी कैसे निकलता है? सिंपल, इट इज हायर ऑफ दी एक्सपेक्टेड रेंट और द एक्चुअल रेंट, बराबर। एक्सपेक्टेड रेंट क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर वैल्यूएशन को कंपेयर करके जो फिगर उसका हायर आता है वो, उसको आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे और उसमें से जो लोअर आता है वो। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 360 मल्टीप्लाइड बाय 50%, 180। फेयर रेंटल वैल्यू, अच्छा ये फिगर्स क्वेश्चन में दी हुई है, तो 4,20,000 इंटू 50%, 2,10,000। तो इन दोनों का हायर आता है 2,10,000। इसको मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ स्टैंडर्ड रेंट तक, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50%, दैट इज 2 लाख। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 2 लाख, सिंपल। और मेरा एक्चुअल रेंट कितना है जो मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, 20,000 इंटू 12 मंथ्स, 240। तो इन दोनों में से हायर क्या आया? 2,40,000। तो मेरी जीएवी क्या हो गई? 2,40,000। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं जीएवी 2,40,000। क्लियर, खत्म। व्हाट अबाउट द बैलेंस 25%? देखो अब ना बैलेंस 25% में से मैं अपना खुद का अब बैलेंस 50% में से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 25% मेरा है। तो सीधी बात है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग अगर कोई लोन किराया वगैरह लिया होगा तो उसका प्रपोर्शनेट डिडक्शन में सेल्फ ऑक्यूपाइड में से माइनस कर सकता हूं, दैट्स इट। और बिजनेस इनकम में, बिजनेस एक्सपेंस में, अगर जो मेरा बिजनेस यूज का प्रॉपर्टी होगा उस पर कुछ अगर मैंने टैक्स भरा होगा, उस पर अगर मेरा कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन गया होगा तो उतना प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट में बिजनेस इनकम में ऐसे डिडक्शन अलाउ कर सकता हूं। ठीक है, तो ये ही इस क्वेश्चन का क्रक्स पॉइंट था, यही इस क्वेश्चन का क्रक्स पॉइंट है। अब आपको ये समझ गया ना, अब काफी हद तक आपका सवाल आसान हो गया है। ठीक है, आ जाओ। तो ये आपका रेंट रिसीट वाला पॉइंट हो गया। अब हम एक्सपेंडिचर साइड पे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन, क्या पॉइंट है? Employee's remuneration includes a sum of 3 lakh paid to his wife, Miss Beena, who is working as a manager in his office. She does not have any technical or professional qualification or experience required for the job. The payment of salary was as per market rates in comparison to similar work profile. Once again the same adjustment. अब समझना, इसमें ना दो प्रोविजंस है। पहला प्रोविजन ये बोलता है कि अगर आपने किसी भी तरीके का अनरीजनेबल या एक्सेस पेमेंट किया किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन को या किसी एक रिलेटिव को, तो वो बिजनेस एक्सपेंस की तरह उतना अनरीजनेबल पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि वैसे मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय को 10,000 देता हूँ, बट क्योंकि मेरी बहन काम कर रही है मैंने उसको 30,000 दे दिया, एक्सेस 20,000 मुझे बिजनेस एक्सपेंस की तरह डिसअलाउ किया जाएगा। मैं सिर्फ 10,000 का खर्चा बिजनेस एक्सपेंस की तरह दिखा सकता हूँ व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर पीजीबीपी। ये पीजीबीपी का एक प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन है क्लबिंग का। बोलते हैं कि अगर मेरे कोई भी, अगर एक स्पाउस किसी एक ऐसे बिजनेस पे जॉब कर रहा है जिस बिजनेस में दूसरे स्पाउस का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट या उससे ज्यादा है, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, वैसे तो मेरी शादी हुई नहीं है, बट मेरी वाइफ समझो एक ऐसे बिजनेस में काम करती है जो बिजनेस या तो मेरा है या जिसमें मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर इन केस ऑफ कंपनी एंड मोर देन 20% ऑफ द होल्डिंग इन केस ऑफ एनी अदर एंटिटी। तो बोलते हैं अगर ऐसा सीन है और मेरी वाइफ के पास कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मेरी वाइफ उस बिजनेस से जो भी पैसा कमा रही है वो मेरे हैंड्स में क्लब हो जाएगा। तो इस पॉइंट में भी ये दोनों प्रोविजन एक साथ टेस्ट हो रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। देखो जो लास्ट लाइन है ना, पेमेंट ऑफ सैलरी वर्सेस द मार्केट रेट्स इन कंपैरिजन, ये आपका अनरीजनेबल पेमेंट वाला है। तो अनरीजनेबल पेमेंट तो है नहीं, क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन ने कि ये तो मार्केट रेट्स के हिसाब से। बट बाकी का पॉइंट पढ़ो। Employee remuneration includes a sum of 3 lakh paid to his wife Miss Beena, who is working as a manager in his office. मतलब मेरे ही बिजनेस में वो एज अ मैनेजर काम कर रही है। प्लस शी डज नॉट हैव एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब उसने जो भी पैसा कमाया वो मेरे हैंड्स में क्लब हो जाएगा। एज अ हस्बैंड वो मेरे हैंड्स में, मेरे मतलब वो मिस्टर बशीन के हैंड्स में क्लब हो जाएगा। तो मुझे ये 15 लाख तो पूरी डिडक्शन दिखा दूंगा मैं, इसमें पीजीबीपी में कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट मार्केट रेट्स के हिसाब से था, बट वो पैसा मुझे अपनी ही इनकम अंडर रेट सैलरी में वापस से दिखाना पड़ेगा एज एन इनकम। तो 15 लाख में कोई चेंज नहीं, बट इनकम अंडर रेट सैलरी में जाऊंगा। देखो, इनकम फ्रॉम वाइफ क्लब्ड इनटू द हैंड्स ऑफ मिस्टर बशीन एज शी वर्क्स इन अ बिजनेस इन विच मिस्टर बशीन ओन्स मोर देन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। मोर देन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20% से ज्यादा कैसे? भैया मेरा ही धंधा है। एंड डज नॉट ओन एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। 3 लाख का सैलरी इनकम दिखा दिया क्योंकि वो रेम्यूनरेशन कमा रही है, बट
सामने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलना, यहाँ पे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरी ही वाइफ ने कमाया वो पैसा मेरे ही लिए कितने अमाउंट पे टैक्सेबल हो गया फ्रॉम इनकम एंड डायरेक्ट सैलरी, 2.5 लाख रुपए। भाई साहब आईसीआई ने क्या घुमाया है, यही तो मजा है। अब देखना एग्जाम में ही एडजस्टमेंट आएगा, कितना काटाकाट कर लोगे तुम लोग। ठीक है, तो एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट डन। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, जाने ही देंगे इसको, तो जैसा है वैसा। रेट्स एंड टैक्सेस, अब देखो रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 पेड एज म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउस। अब इसमें भी समझना, मुझे बिजनेस एक्सपेंस के लिए बिजनेस हेड में कितना डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। वंस अगेन, एक घर था जिसमें से यूनिट 1 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉरी यूनिट 1 50% लेट आउट था, 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 25% बिजनेस इनकम था। तो पहली बात तो 10,000 में से मुझे बिजनेस एक्सपेंस में कहना है उतना ही म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन अलाउ होना चाहिए जितनी प्रॉपर्टी बिजनेस के यूज में गई थी। कितनी? सिर्फ 25% बिजनेस यूज में गई थी। और तो कहना है इसे 10,000 रुपीज जो म्युनिसिपल टैक्स भरा है वो तो पूरे घर का है, तीनों यूनिट का मिलाकर है। तो कहने से 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, सिर्फ 2,500 का डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए। मैंने कितना डेबिट कर दिया? 10,000, तो एक्सेस 7,500 मुझे एड बैक करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है। तो ये 10,000 इंटू 75%, या फिर आई कैन से 10,000 माइनस 25%, 7,500 एड बैक। ठीक है, अब ये 7,500 में 5,000 मेरे लेट आउट प्रॉपर्टी का है और 2,500 मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का है, 50% एंड 25%। तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी का है उसको तो मैं अगेंस्ट रेंट डिडक्शन दे सकता हूं ना। 240 का रेंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, 240 का रेंट इन केस ऑफ माई जीएवी ऑफ माई सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑफ माई लेट आउट प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट 10,000 जो 7,500 है उसमें से 5,000 का डिडक्शन तो मैं म्युनिसिपल टैक्स का यहाँ पे अलाउ कर दूंगा। ठीक है भैया, एंड बैलेंस 2,500 का क्या? अरे भैया बैलेंस 2,500 का क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिडक्शन दे दो? नहीं, म्युनिसिपल टैक्सेस आर नॉट अलाउड डिडक्शन इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये प्रोविजन याद रखना, भूलना मत, इंस्टीट्यूट पूछेगा एग्जाम में। तो जो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें कोई डिडक्शन अलाउड नहीं अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इफ एनी। ठीक है, तो ये आपका म्युनिसिपल टैक्स का भी पॉइंट हो गया कवर। भैया अच्छा सवाल है ये भी। अब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देखते हैं, इंटरेस्ट में क्या है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट चाहिए। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन FY 10-11, नाइदर द लोन नॉर द इंटरेस्ट वाज पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अब सीधी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, ये मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। क्यों? यहाँ एक सेक्शन है जो ये बोलता है कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनकी डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्चुअल पेमेंट में मिलती है। सेक्शन का नाम है सेक्शन 43B। कोई भी टैक्स, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी फी, कोई भी सेस अगर आप पे करते हो आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो वो खर्चा आपको सिर्फ तब डिडक्शन के तहत अलाउ होगा, सिर्फ तब उसकी डिडक्शन मिलेगी जब आपने उसका एक्चुअल पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब पहली बात ध्यान से सुनना, कहना इसे ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी पूरे घर का है। अब ये 80,000 में से 40,000 बीइंग 50%, ये इंटरेस्ट उसके लेट आउट पोर्शन का होगा। 80,000 का 25% मतलब 20,000 ये उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड का होगा। एंड कहने से सिर्फ 20,000 इंटरेस्ट मेरे बिजनेस इनकम का पार्ट होगा, बिजनेस एक्सपेंस का पार्ट होगा। यस, तो वैसे भी 60,000 तो हमें एड बैक करना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस ही नहीं है, इट इज एन एक्सपेंस पर्टेनिंग टू माई लेट आउट एंड माई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो 60,000 तो वैसे भी एड बैक होगा, बैलेंस 20,000 भी एड बैक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद भरे। तो कहना ही से, तो देखो 60,000 इसके लिए ऐड होगा क्योंकि वो इस हेड से ही पर्टेन नहीं करता है, एंड 20,000 पे डिसअलाउंस लग जाएगा अंडर 43B। तो इन दी एंड ऐड पूरा 80,000 होगा। बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 60,000 का पोर्शन क्यों ऐड होगा और 20,000 का पोर्शन क्यों ऐड बैक होगा, ये आपको समझना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो
नॉट अलाउड एज एंटायर अमाउंट हैज बीन पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ये यहाँ पर मैंने एक रीजन लिखा हुआ है, बट वैसे भी 60,000 तो पर्टेन करता ही नहीं था, तो ये आपको समझना है। अब ध्यान से सुनना, इस 80,000 में मैंने दो चीजें ऐड बैक की, एक 60,000 ऐड बैक किया और एक 20,000 ऐड बैक किया। 20,000 ऐड बैक क्यों किया? 43B का डिसअलावेंस लग गया। और 60,000 क्यों ऐड बैक किया? क्योंकि ये पीजीबीपी हेड का ही नहीं था। बीपी मतलब बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी के हेड का ही नहीं था। अब कहना इसे इस पर्टिकुलर 60,000 में से भी 80,000 का 50%, इस 60,000 में से 40,000 का खर्चा, 40,000 का खर्चा मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था और 20,000 का खर्चा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का था। बिल्कुल भैया, ये जो 60,000 आपने एड बैक किया उसमें से 40,000 आपका लेट आउट प्रॉपर्टी का था, तो उसको मैं अंडर सेक्शन 24B डिडक्शन बता सकता हूँ ना? क्यों नहीं बता सकते भैया? तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर 24B 80,000 इंटू 50%, ये 40,000 का डिडक्शन में लेट आउट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बताता हूँ। और बैलेंस 60,000 में से 40,000 का ट्रीटमेंट हो गया जो हमने एड बैक किया, और 20,000 जो बचता है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डिडक्शन ले लो। ये एक ही डिडक्शन है जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ले सकते हो, तो 20,000 डिडक्शन दिखा दो, बात खत्म। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट जिसने भी एक दो बार इनकम टैक्स पढ़ा होगा उसको ये एडजस्टमेंट समझ गया होगा। ठीक है, चलो, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का भी पॉइंट आपका खत्म हो गया। ऑफिस रेंट का क्या है? बेस्ड ऑन द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर यूनिट 1, मिस्टर बशीन डेबिटेड 2,40,000 एज नोशनल रेंट फॉर यूनिट 2 विच इज यूज्ड फॉर हिज प्रोफेशन। भैया सीधी बात है, किसी भी तरीके का नोशनल रेंट मतलब पता है क्या है? बोलता हूँ कि मैं अपनी ही प्रॉपर्टी में बिजनेस करता हूँ, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं उसमें बिजनेस करता हूँ और मैं ऐसे एक हाथ आगे करता हूँ और दूसरे हाथ से रेंट लेता हूँ और ऐसे हाथ मिला देता हूँ। ऐसा चलता है क्या? कोई देखेगा बोलेगा भाई पागल हो गया तू, ऐसे एक हाथ से खुद को पैसा दे रहा है तू। इसको एक्चुअली ना लोग करते थे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये लोग करते थे ऐसा। इसके लिए इसका नाम दिया गया नोशनल रेंट, और बोले एक खुद के हाथ से देना और खुद के हाथ से लेना ये नहीं चलेगा। नोशनल रेंट विल नॉट बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस। बट मैंने तो ऑफिस रेंट 240 को डेबिट कर दिया है, यहाँ पर एड बैक करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाते हैं नोशनल रेंट नॉट अलाउड डिडक्शन 2,40,000, बात खत्म। चलो नेक्स्ट, मजा आ रहा है ना। एक्सपेंस ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 72,000। अब ध्यान से सुनना, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 72,000 represents lump sum health insurance premium paid by Mr. Basheen for 3 years effective from 1st of July to 30th June 2025 for himself, his spouse and 2 dependent children। अब पहली बात, ये मैंने बिजनेस की किसी चीज के लिए इंश्योरेंस का खर्चा किया है या खुद के और खुद की फैमिली के इंश्योरेंस का खर्चा है? भैया ये तो आपने खुद की फैमिली का इंश्योरेंस प्रीमियम है जो आपने पे किया है। तो क्या पर्सनल एक्सपेंस में पीएनएल में डेबिट साइड दिखा सकता हो? नहीं दिखा सकते हो, आपको एड बैक करना पड़ेगा। तो इसका पहला इफेक्ट तो बड़ा सिंपल है, ये 72,000 में एड बैक कर दूंगा। क्यों? इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल इंश्योरेंस है। और सामने क्योंकि ये इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, मैं इस पर सेक्शन 80D की डिडक्शन ले सकता हूं। ठीक है, अब इसमें छोटा सा पॉइंट है जो मुझे तुम्हें करवाना है। देखो, 1st of July 2022 से लेकर के 30th June 2025 तक आप टाइम गिनोगे ना, देन इट विल बी अ पीरियड ऑफ 4 प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर देखो, 1st July 22 से 31st March 23 ये 1 साल, 1st April 23 से 31st March 24 ये 2 साल, 1st April 24 से 31st March 25 ये तीसरा साल, और 1st April 25 से लेकर 30th June 25 तक ये आपका चौथा साल। बेसिकली 4 साल की रेंज कवर हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक अजम्पशन ये हो सकता है कि आप 72,000 में से सिर्फ उतने मंथ्स का डिडक्शन अलाउ करो जितने मंथ्स का प्रीमियम आपने यहाँ पर डाला है, यहाँ पर आपने डेबिट किया, बेसिकली जितने मंथ्स का हो। बट इंस्टीट्यूट पता है क्या बोलता है? इंस्टीट्यूट बोलते हैं नहीं, ये प्रीमियम 4 साल की रेंज को कवर कर रहा है ना, तो 72,000 डिवाइडेड बाई 4, सिर्फ 18,000 का डिडक्शन अलाउ करो। जनरली हम कोई आप चैलेंज कर सकते हो मुझे कि भाई मंथली बेसिस पे अलाउ करो तो थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। क्यों ज्यादा नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा थोड़ा ज्यादा, बट यहां पर बोलते हैं कि ईयरली जाना है। आईसीआई ने बोला ईयरली जाने का, तो ईयरली जाने का। तो 72,000
एंड अब देखो यहाँ पर ना कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है, फॉर 3 years इफेक्टिव, बट वो जुलाई से मार्च का, सॉरी 1 जुलाई से मार्च और मार्च से जून, ये 2 अलग साल में आ रहे हैं और बीच में 2 पूरे साल आ रहे हैं, मतलब रेंज 4 साल की आ रही है ना। तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि 72,000 डिवाइडेड बाय 4 और 18,000 का डिडक्शन अलाउ करने का। तो 72 तो मैंने एड बैक कर ही दिया, सामने 80D में मैं कितनी डिडक्शन अलाउ करूंगा, 72,000 इंटू 1/4 दैट इज 18,000 ओनली। ठीक है, दैट इज व्हाट ICAI हैज डन ओवर हियर। तो ये एक थोड़ा सा हटके पॉइंट था। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। अब प्रोफेशनल फीस। The expense on professional fees includes a sum of 1 lakh rupees paid to Mr. Ronak, an Indian resident on which no tax was deducted at source. अब ध्यान से सुनना, अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पे करते हो विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स तो पूरा ही एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा ही खर्चा आपको एड बैक करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी रेसिडेंट को पैसा पे करते हो विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS तो 70% एक्सपेंस विल बी अलाउड, 30% एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 लाख, मैंने 1 लाख रुपया एक रेसिडेंट को दिया जिसमें मैंने TDS डिडक्ट नहीं किया, तो मुझे बिजनेस एक्सपेंस में सिर्फ और सिर्फ 70,000 अलाउ होगा। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज पे किया हुआ है, देखो अमाउंट भी सेम है, एग्जाम्पल से मैच कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपीज में से 30% मतलब 30,000 मुझे एड बैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल फीस में पूरा 1 लाख इंक्लूडेड था। तो 30,000 यहाँ पे मैं एड बैक कर दूंगा एज नो TDS डिडक्टेड, तो 30,000 यहाँ पे एड बैक हो गया। प्रोफेशनल फीस का भी पार्ट आपका हो गया। फिर there was only one block containing computers which came into existence only on 2nd April 22 when new laptops 160, printers and scanners 40 were purchased and he charged depreciation at the rate 60% on the entire cost of 2 lakh। अब ये देखो, ये depreciation on computers कितना 1,20,000 है, बराबर? और यस, तो 2 लाख पर आप 60% निकालोगे तो 1,20, तो ये 1,20 तो बुक्स का डेप्रिसिएशन है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जाओ आओ, ये ना एक्सेस डेफिसिट वाला पार्ट मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। बुक्स का डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो क्योंकि वो वैसे भी गलत है, और नए सिरे से डेप्रिसिएशन निकालो। देखो लैपटॉप्स, मैंने क्या बोला, लैपटॉप्स है या फिर आपका कंप्यूटर है तो उस पर आप 40% ले सकते हो। प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स, अब ना प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स ना हम लोगों को ये अज्यूम करना पड़ेगा दैट दे आर कनेक्टेड टू लैपटॉप, तो उस पर भी हम 40% डेप्रिसिएशन लेंगे। ठीक है, यू कैन टेक दिस असम्पशन इन एग्जाम। तो 1,60,000 प्लस 40,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये 2 लाख रुपया ही आता है, मल्टीप्लाइड बाय 40% 80,000। तो करेक्ट डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना आया, 80,000। तो बुक्स का डेप्रिसिएशन 1,20 ऐड कर दिया, 80 माइनस कर दिया, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। तो ये भी आपका हो गया पार्ट खत्म, डेप्रिसिएशन भी हो गया। तो देखो जितने भी एडजस्टमेंट्स इनकम एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग थे सारे हमने खलास कर दिए। अब एक आखिरी चीज, Mr. Bhasin has also taken a loan of 5 lakh from a nationalized bank for higher education of his son. During FY 22-23, he repaid principal of 75,000 along with interest of 40,000. Simple. अगर आपने एडुकेशन के लिए लोन लिया है ना, एक सेक्शन है सेक्शन 80E जिसमें आप उस लोन के इंटरेस्ट कंपोनेंट की डिडक्शन ले सकते हो। याद ना हो तो बता दूं, लिमिट क्या है, कोई लिमिट नहीं है उस पर, जितना भी इंटरेस्ट है यू कैन टेक इट एज अ डिडक्शन। तो ये पूरा 40,000 मैं 80E के अंडर डिडक्शन दिखा दूंगा, इंटरेस्ट का खर्चा। ठीक है, प्रिंसिपल का खर्चा आप डिडक्शन में नहीं ले सकते हो, इट इज ओनली फॉर इंटरेस्ट। 5 लाख का प्रिंसिपल कंपोनेंट था, सॉरी 75,000 प्रिंसिपल रीपे किया था एंड 40,000 इंटरेस्ट रीपे किया था। तो प्रिंसिपल का कोई डिडक्शन नहीं, इंटरेस्ट 40,000 का डिडक्शन। क्वेश्चन खत्म। क्या बात कर रहे हो भैया? यस, क्वेश्चन खत्म। अब फटाफट बिजनेस प्रॉफिट्स अगर मैं निकाल दूं तो ये सारे एडजस्टमेंट जब मैं कर दूंगा ना तो मेरा बिजनेस इनकम कितना निकलेगा, 38,02,500। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अच्छा यहाँ पर 2,35,000 NAV आती है। इसमें ना एक चीज भूल गया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी आप लेना मत भूलना, दैट इज 30% ऑफ NAV। उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 40,000 माइनस, तो आपका 124,500 आ जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 20,000। अब ये 124,500 लेट आउट प्रॉपर्टी का प्रॉफिट और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 20,000 का लॉस। इंट्रा हेड में मैं सबसे पहले लॉसेस को सेट ऑफ करूंगा, तो 1,24,500 प्रॉफिट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी माइनस मेरा, सॉरी इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी माइनस मेरा 20,000 का लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ, 1,04,500। और इनकम फ्रॉम सैलरी मेरी 2.5 लाख हो जाती है। तो मेरी टोटल GTI कितनी हो गई, GTI कितनी हो गई, 38,02,500 मेरा PGBP प्लस
1.25 लाख रुपया मेरा IFOS प्लस 1,04,500 मेरा हाउस प्रॉपर्टी प्लस 2.5 लाख मेरा सैलरी, 42,82,000 मेरा GTI आ गया। इन तीनों ही डिडक्शंस का टोटल मेरा 68 आ गया। 4282 माइनस 68 करोगे 42,14,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इस पे बेसिक टैक्स निकालू तो बेसिक टैक्स कितना है, सिंपल ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये 12,500, ये 1,41,14 माइनस 10 लाख। अच्छा भैया अब ये 41,14 क्यों लिखा है, यहाँ पे तो 42,14 है, भूलना मत, ये 42,14,000 में से 1 लाख लॉटरी इनकम था, या था 99,500 प्लस 500। लॉटरी इनकम पे अलग टैक्स निकलेगा, नॉर्मल इनकम पे अलग टैक्स निकलेगा। तो इसके दो पार्ट है 42,14 के, आपका 1 लाख का लॉटरी इनकम और 41.14 आपका नॉर्मल इनकम। तो 41.14 पे आप स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालोगे तो ये 934,200 प्लस 1.25 लाख निकलेगा, एंड लॉटरी इनकम पे 30,000। तो ये दोनों का फिगर मिलाकर के बेसिक टैक्स निकला 1076,700। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करो, TDS का एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके, तो आप अभी नहीं भूलोगे इस केस में। तो आपका टोटल टैक्स पेबल आया 1089,768, राउंड ऑफ होता है टू द नियरेस्ट एंड 10,89,770 इज योर फाइनल टैक्स पेबल। क्वेश्चन खत्म। ओके चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे GST के सवाल की ओर। ओके सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे GST के सवाल की ओर, जो मई 23 अटेम्प्ट में पूछा था। मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी आसान सवाल है ये, क्योंकि इसमें ना 2 ही चैप्टर्स टेस्ट किए, एक आपका सप्लाई और एक आपका IITC। दैट्स इट, सीरियसली बता रहा हूँ, दैट्स इट, इतना ही इन्होंने चार्ज किया। एंड सप्लाई में भी पता है इन्होंने कौन सा कंसेप्ट टेस्ट किया है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। और आज के बाद ना आप कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये मेरे इस क्वेश्चन करवाने के बाद की आपकी गारंटी है। चलो करवाता हूं पहले क्वेश्चन, समझो मजा आएगा। जीनो एंटरप्राइजेस, अ पार्टनरशिप फर्म, इज अ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन registered in Guwahati, Assam, and is engaged in the supply of air conditioners and its accessories। ध्यान से सुनना, and as well as air conditioner repairing services। अब ना यहाँ यहीं पे समझना, ये मैं एयर कंडीशनर बेचता हूँ, इमेजिन योरसेल्फ एज जीनो एंटरप्राइजेस। मैं एयर कंडीशनर बेचता हूँ, मैं एयर कंडीशनर के स्पेयर पार्ट्स मतलब उसके एक्सेसरीज बेचता हूँ, और मैं एयर कंडीशनर रिपेयर करवाने की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। बस यही 3 गुड्स या सर्विसेज है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। वंस अगेन, AC बेचना, AC के पार्ट्स बेचना, स्पेयर पार्ट्स या एक्सेसरीज बेचना, AC को रिपेयर करना, बस मैं यही 3 काम करता हूँ, यही 3 काम करना मेरा धंधा है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना, क्यों मैं आपको समझाता हूँ बाद में। डिटेल्स ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 आर एज फॉलोज। तो वंस अगेन, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मेट हमारा रेडी रखेंगे। यहाँ पर GST कलेक्टेड ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, तो टोटल GST कलेक्टेड, ओपनिंग बैलेंस और GST पेड और इनवर्ड सप्लाईज, तो हमें टोटल ITC अवेलेबल, हमने टेबल बना दिया। ठीक है, फिर हम देख लेंगे कोई हमारे लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस है क्या, ये नहीं, सप्लाई, ये भी सप्लाई है, हाँ ये देखो। In respect of you, the invoices relating to FY 21-22 invoice of involving ITC of CGST 20,000, SGST 20,000, IGST 80,000 had not been taken earlier। पहले के ITC नहीं थे, मतलब कहने से हमारे ITC के पिछले साल के ITC लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस है, तो इस साल पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल के ओपनिंग बैलेंस है ना। जिनो लिमिटेड नाउ वांट्स टू अवेल क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस इन द करंट वन। हम ITC लेजर्स को बोलेंगे आओ इस साल में हम आपको क्रेडिट के लिए एलिजिबल करवाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस में मेरा CGST 20,000 था, SGST 20,000 और IGST 80,000। ठीक है, तो ये पॉइंट तो मेरा वैसे भी यहाँ पे हो गया। ऑल फिगर्स मेंशन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है, ये देखो इन्होंने रेट्स दिए हुए हैं और बोला है कि कैलकुलेट करो कितना GST हमें पे करना है कैश वगैरह में। ठीक है, अब 1 बाय 1 सप्लाई को पढ़ते हैं, सप्लाईज को पढ़ते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर टू कस्टमर्स इन आसाम, freight is separately charged in invoices of delivery of goods at customers doorstep। तो वैल्यू ऑफ गुड्स इतना, वैल्यू ऑफ फ्रेट सर्विसेज इतना। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? क्या मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई 4 लाख और 1 लाख अलग अलग करके होगी या 5 लाख होगी? चलो मान लेता हूं कि क्योंकि इनवॉइस में फ्रीट का चार्ज अलग लिखा है और एक ही इनवॉइस में एयर कंडीशनर और फ्रीट चार्जेस लिखे हुए हैं, तो मैं चलो 5 लाख मान लेता हूं। बट 5 लाख पे GST कितना? अगर ये 5 लाख कंपोजिट सप्लाई है तो
5 लाख ये कंपोजिट सप्लाई है, तो प्रिंसिपल सप्लाई, तो वैल्यू ऑफ एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर की रेट क्या है 6%, 6%, 12% ये लगेगी। और अगर ये मिक्स्ड सप्लाई है तो फ्रेट चार्जेस और वैल्यू ऑफ गुड्स इन दोनों में से जो जिसकी ज्यादा रेट होगी मुझे वो चार्ज करना पड़ेगा। तो भैया पता कैसे करें ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है? इधर ही कंफ्यूज हुआ ना, मैं तुमको समझाता हूं। याद करो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरे 3 काम है, एसी बेचना, एसी की रिपेयरिंग सर्विसेज करना और एसी के स्पेयर पार्ट्स बेचना। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो फ्रीट चार्जेस है या फ्रेट चार्जेस है ये मेरा कोई बिजनेस का पार्ट है? नहीं, मेरे बिजनेस में तो 3 ही चीज है, एसी बेचना, एसी की सर्विस रिपेयरिंग सर्विसेज देना और एसी के स्पेयर पार्ट्स बेचना। फ्रेट तो मैं अलग से अपने बिजनेस में फ्रेट सर्विस देता ही नहीं हूं। याद रखना, जब भी ऐसा कोई सप्लाई बंडल्ड हो जाएगा ना तुम्हारे नॉर्मल सप्लाई के साथ जो मैं अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं देता, तो इसको मैं कंपोजिट सप्लाई बोलूंगा। तो ये मेरा हो गया कंपोजिट सप्लाई। क्यों? क्योंकि फ्रेट सर्विस में अपने बिजनेस में अलग से नहीं देता हूं। भैया व्हाट इफ फ्रेट सर्विस में अलग से बिजनेस में देता, तो इन दोनों को मिला करके 5 लाख पे मैं मिक्स सप्लाई वाला रेट लगाता। बट अभी क्योंकि फ्रेट सर्विस में नहीं देता अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो मुझे इसको कंपोजिट सप्लाई। कोई भी आज के बाद बस इतना देखना, क्या मैं वो पर्टिकुलर जो दूसरा सप्लाई पहले वाले प्रिंसिपल वाले के साथ बंडल्ड हुआ है, देखो ये नेचुरली बंडल, नेचुरली अनबंडल कुछ याद नहीं रखने का, बस ये देखने का कि जो मेरा साइड वाला सप्लाई है जिसको मैंने अपने प्रिंसिपल सप्लाई के साथ कंबाइन किया है, क्या वो साइड वाला सप्लाई मैं अपने बिजनेस में अलग से देता हूं कि नहीं देता हूं? अगर देता हो तो मिक्स्ड, अगर नहीं देता हो तो कंपोजिट, दैट्स इट। तो इस केस में फ्रेट चार्जेस में सेपरेटली नहीं देता हूं तो कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट अट्रैक्ट होगा। तो कहने से इस पूरे 5 लाख पे मेरा एयर कंडीशनर वाला रेट अप्लाई होगा, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल सप्लाई एयर कंडीशनर है। तो एयर कंडीशनर पे कितना 6% की 12%, भैया इंट्रा स्टेट है, मतलब 6% SGST, 6% CGST। समझा? नेक्स्ट पॉइंट भी उसी पर है, डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा। तो 4 लाख प्लस 1 लाख इंटू 6%, तो अगर मैं करता हूं 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6%, वैसे लिखा हुआ है बट स्टिल दैट इज 30,000। देखो तो 30,000 CGST, 30,000 SGST, डन। ये आपका पहला पार्ट है। अब देखो, अब कंपोजिट वाला समझ गया ना। अब देखो ये समझो, मैं तुम्हें बताता हूं, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज wherein apart from charging service charges, cost of parts and spares also provided to customers and is also charged and consideration for same is separately mentioned in the invoices। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, काफी लोग बोलेंगे क्योंकि मेरा साइड वाला सप्लाई तो इसमें स्पेयर पार्ट्स है जो मैं अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचता हूं, तो वो तो मेरा मिक्स सप्लाई हो गया। बट मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी मैं ऐसे 2 सप्लाईज को एक साथ बेचता हूं ना, तो मेरे पास एक कॉम्बो प्राइस होता है। वो कॉम्बो प्राइस जब भी मुझे सप्लायर ऑफर करेगा ना, तब मुझे डाउट जाएगा कि कोई मिक्स सप्लाई इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो कॉम्पोजिट सप्लाई तो वैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्पेयर पार्ट्स में अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अलग से बेचता हूं, बट मिक्स सप्लाई भी तो नहीं है ये। अब ये मिक्स सप्लाई क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इसका मेरे पास कोई कॉम्बो प्राइस अवेलेबल नहीं है, दोनों का सेपरेट प्राइस दिया हुआ है। मतलब दिस इज नाइदर अ कॉम्पोजिट सप्लाई नॉर अ मिक्स सप्लाई। तो सर्विस पर अलग से उसका रेट लगेगा। सर्विस का रेट क्या है? सर्विस पर मुझे अलग से 9% रेट लगाना पड़ेगा, और स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ इनवॉइसेस पे मुझे 6% रेट लगाना पड़ेगा। डोंट वरी, इसके नीचे मिक्स सप्लाई का भी एडजस्टमेंट मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पर देखो, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज 3 लाख पे 9% 27, और सप्लाई ऑफ एक्सेसरीज 50,000 पे 6% 3,000। अब सुनना, तुम्हें डिफरेंस अभी पता चलेगा। थर्ड एडजस्टमेंट में आओ। In order to enhance their sales and to clear the stock of old models of air conditioner, Gino Enterprises made combo offers to customers, wherein if a customer purchases an air conditioner along with a stabilizer, the same is offered for a combo price of 20,000। मैंने क्या बोला था? मिक्स सप्लाई के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। अब कंक्लूजन सुन लो, मिक्स सप्लाई के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला कंडीशन, जो मेरा साइड वाला सप्लाई है ना, मैं उसे अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेपरेटली देना चाहिए।
ठीक है, अगर मैं उसे अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेपरेटली देता हूं तो मेरी पहली कंडीशन फुलफिल। सेकेंडली, मेरे पास उसका एक कॉम्बो प्राइस अवेलेबल होना चाहिए। तो पहली बात, अब सेकेंड एडजस्टमेंट टेस्ट करो। मैं सेपरेटली स्पेयर पार्ट्स तो बेचता हूं, बट मेरे पास इसका कोई कॉम्बो प्राइस अवेलेबल नहीं है ना, तो ये मिक्स सप्लाई है नहीं। और कंपोजिट सप्लाई क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेयर पार्ट्स तो मैं अलग से बेचता हूं। इस केस में मैं फ्रिज चार्जेस अलग से देता ही नहीं था, फ्रिज सर्विस अलग से देता नहीं था, इसके लिए कॉम्पोजिट। यहां पर ना तो मैं स्पेयर पार्ट्स को यहां पर तो मैं स्पेयर पार्ट्स को अलग से भी बेचता हूं और मेरे पास कोई कॉम्बो प्राइस ही अवेलेबल नहीं है, तो नॉट अ कंपोजिट, नॉट अ मिक्स सप्लाई। बट यहां पर ध्यान से देखना, मैं स्टेबलाइजर मतलब एक्सेसरी को अलग से भी बेचता हूं और मेरे पास कॉम्बो प्राइस भी अवेलेबल है, तो यस, दिस क्वालिफाइज एज अ मिक्स्ड सप्लाई। अब समझे डिफरेंस? दिस क्वालिफाइज एज अ मिक्स सप्लाई। ध्यान रखना इस चीज पर। एज अगेंस्ट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 30,000, समझ गए? तो 20,000 में मैं दो चीजें देता हूं, एक एक्सेसरी बेचता हूं और एक एयर कंडीशनर बेचता हूं। दोनों, सॉरी, स्टेबलाइजर बेचता हूं और एयर कंडीशनर बेचता हूं। तो देखो, स्टेबलाइजर का सेपरेट रेट दिया हुआ है, तो एयर कंडीशनर पे 6%, स्टेबलाइजर पे 9%, विच एवर इज हायर 9%। तो कहने से पूरे 20,000 पे 9% में जीएसटी लूंगा। इंटरस्टेट की इंटरस्टेट और ऐसे 10 कॉम्बोज मैंने बेचे, तो 20,000 एक कॉम्बो का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 10 कॉम्बोज, तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय मेरा 18% आईजीएसटी कलेक्शन, दैट इज गोइंग टू बी 36,000 बराबर। तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ कॉम्बोज में मैं 36,000 आईजीएसटी कलेक्ट काउंट करूंगा। क्लियर? तो मेजॉरिटी पार्ट, जो मेन कोर पार्ट था ना, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, नाइदर मिक्स नॉर कंपोजिट, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं जा रहा हूं अपने बिजनेस एयर क्लास टिकट्स वाले। इसमें तो कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं कि मैंने इंट्रा स्टेट ट्रैवल के लिए टिकट्स खरीदी जिस पर मैंने 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी भरा, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5%, 1,000 का सीजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, 1,000 का एसजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। तो ओपनिंग 20-20-80 था, जिसे मैंने 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5%, दैट इज 1,000 एंड 1,000 ऐड। तो मेरा टोटल आईटीसी अवेलेबल कितना हो गया? 21,000 सीजीएसटी, 21,000 एसजीएसटी एंड 80,000 आईजीएसटी। क्लियर हुआ? ये कंपोजिट मिक्स सप्लाई वाला ये कंसेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये मैंने नोट दे दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगा। टोटल जीएसटी कलेक्टेड 60, 60 एंड 36। कहाँ से आया? ये देखो, 60, 60, 36। अब 21,000, सबसे पहले 80,000 का आईजीएसटी अवेलेबल है, तो उसको मैंने उसमें से 36 माइनस किया, या 80 में से 36,000 आईजीएसटी को मैंने आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया, तो 80,000 माइनस 36,000 बचता कितना है? 44,000। मैं इसको इक्वल प्रोपोर्शन में सेट ऑफ करूंगा, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मेरे पास इक्वल रेशियो में अवेलेबल है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो 44,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 22,000। तो 22,000 सीजीएसटी, 22,000 एसजीएसटी, ठीक है? खत्म। अभी सीजीएसटी कितना बचता है मेरे पास? 60,000 माइनस 22, 38,000 मेरा सीजीएसटी अभी भी बचता है, जिसमें से मैं 21,000 सीजीएसटी यहाँ पे माइनस कर दूंगा, एंड एसजीएसटी भी मेरा 38 बचता है, जिसमें से 21,000 जो एसजीएसटी का है मैं माइनस कर दूंगा। तो आईजीएसटी तो ऐसे ही खत्म हो गया। सीजीएसटी मेरा बचता है 17,000, एसजीएसटी मेरा बचता है 17,000। तो इतना मेरे को जीएसटी पे करना है इन कैश। क्वेश्चन खत्म। May 23 अटेम्प्ट भी खत्म। बहुत बढ़िया गाइस, आप देख रहे हो हमने रफली 100 मिनट्स में कितने 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस मतलब 28 और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस मतलब कि 16। तो 8 और 6 14, 2 और 1 3, हमने 44 मार्क्स कवर कर लिए 100 मिनट्स में गाइस। इट्स रफली 1 hour 40 मिनट्स। हमने 100 मिनट्स में कवर कर लिए है 44 मार्क्स। बहुत बढ़िया। हमारा गोल पता है कितना है? हमें और 14 + 8 मार्क्स कवर करने हैं। तो और अब ना गाइस, अब हम बढ़ रहे हैं नवंबर 23 अटेम्प्ट की ओर, जिसमें क्वेश्चंस रिलेटिवली बहुत आसान है, फटाफट हो जाएंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब 2 क्वेश्चन इनकम टैक्स पे आपको करवाए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ ही गया होगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीडीली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये देखो, आपका इनकम टैक्स है, यहाँ पे शुरू होके खत्म भी हो गए। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा हम स्पीड मेंटेन करेंगे। विल वाइंड अप द सेशन इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं। चलो, Mr. Pramod, a resident aged 55 years, is a retail trader.
ही फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर AY 23-24। आ जाते हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो लाइक आई सेड हम लोग एडजस्टमेंट्स को मार्कअप कर देंगे। ऑल सेल्स आर मेड बाय अकाउंट पे चेक्स और थ्रू बैंक ट्रांसफर्स, बहुत बढ़िया। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पर एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक हाईलाइट कर दिया, ओपनिंग स्टॉक हाईलाइट कर दिया, इस पर एडजस्टमेंट है। इसके लिए रेट्स एंड टैक्सेस है, तो रेट्स एंड टैक्सेस यहां पर हम लोग ने हाईलाइट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहां पर भी कुछ एडजस्टमेंट है, इसको हाईलाइट आउट कर दिया। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इसको भी, किधर है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, हाँ इधर है, हाईलाइट कर दिया। ही इंकर्ड अ लॉस, ठीक है। डेप्रीसिएशन को भी हाईलाइट कर दिया। ही डिपॉजिटेड 50,000 इन PPF, ये आउटसाइड एडजस्टमेंट है, ये आउटसाइड एडजस्टमेंट है। पेड इंटरेस्ट ऑन 70,000 फॉर लोन अवेंट, ये भी आउटसाइड एडजस्टमेंट है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे दिख नहीं रहा। चलो भाई सैलरी पे भी डाल देता ना एडजस्टमेंट, उसको छोड़ के वैसे भी हर एक्सपेंस पे तूने एडजस्टमेंट डाल दी। चलो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, द बिजनेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस एंड ऑप्स फॉर सेक्शन 115 BAC। अब एक चीज ध्यान रखना, 115 BAC के ना रेट्स चेंज हो गए हैं। अभी हम 3-3 लाख के रेट्स के हिसाब से टैक्स निकालते हैं 115 BAC में, बट आपके ICAI के सोल्यूशन में उन्होंने वो 2.5 लाख लिए। टेंशन मत लो, इस PDF में अमेंडेड सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्विकली हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट का फिगर लेंगे 10,46,000, यहां पर मैंने ले लिया। अब सबसे पहले मैं इनकम साइड में देख लेता हूं। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है 20,000 से, तो क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से बड़ा होगा, मतलब प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा दिख रहा होगा, तो 20,000 घटाना पड़ेगा सही प्रॉफिट पर आने के लिए। और क्लोजिंग स्टॉक कर रहे तो साथ में ओपनिंग स्टॉक भी कर ही देते। ओपनिंग स्टॉक 15,000 से ओवर वैल्यूड था, 15,000 में ओवर वैल्यूड होना मतलब 15,000 ज्यादा डेबिट हुआ, मतलब 15,000 से प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो 15,000 को ऐड बैक करेंगे। तो ये आपका अंडर ओवर वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया, खत्म। दिस इज डन। अब रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सीधी बात है, ये आपका अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हो, तो ये 1,80,000 मैं माइनस कर देता हूं और आपका रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी का GAV 1,80,000 दिखा देता हूं। कोई म्यूनिसिपल फेयर वैल्यूएशन कुछ नहीं दिया इस क्वेश्चन में, सीधा GAV आपका एक्चुअल रेंट हो जाएगा इस केस में। डन। रेंट फ्रॉम फर्नीचर 1,20,000। नाउ यहां पर ना इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है दैट दिस इज पर्सनल फर्नीचर। ये जो फर्नीचर है आप पर्सनल वाला रेंट कमा रहे हो। पर्सनल क्यों बोल रहे हो, पर्सनल इनकम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस रिटेलिंग का है। मेरा बिजनेस फर्नीचर को रेंट पे देने का है नहीं, तो रेंट ऑफ फर्नीचर में बिजनेस इनकम की तरह थोड़ी दिखा सकता हूं, वो तो मेरा पर्सनल इनकम हो जाएगा। तो पर्सनल इनकम विल बी शोन अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 1,20,000 वंस अगेन मैं माइनस करके IFOS में दिखा दूंगा, ठीक है। अब एक्सपेंस साइड आते हैं, परचेज का तो कुछ नहीं है। हाँ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पर एडजस्टमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड 30,000 पेड इन कैश ऑन 1922। भैया अब आप में से कुछ महान बुद्धि बोलेंगे, भैया ये तो 10,000 के ऊपर है, डिस अलाउ करो। नहीं, एक चीज बता देता हूं आपको, इसी सेक्शन में ये भी लिखा है कि अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस है ना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस के केस में एनहांस्ड लिमिट है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस में आप एक दिन में 35,000 रुपीज तक कैश पेमेंट कर सकते हो। तो क्या ये डिसअलाउ होगा, नहीं, क्योंकि 30,000 ही कैश में दिया हुआ है। बाकी एक्सपेंसेस के लिए 10,000 का लिमिट है, बट इस केस में ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, इसके लिए 35,000, ये भूलना मत। तो यहां पर 35,000 का लिमिट है, यहां पर है, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है, तो ये एडजस्टमेंट वैसे ही गया। ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी हो गया, सैलरीज हो गया, ठीक है। अब रेट्स एंड टैक्सेस क्या बोलते हैं, इंक्लूड GST लाइबिलिटी ऑफ 5,000 पेड ऑन 1 May 2023। अब ध्यान से सुनना, वंस अगेन ये 43B का एडजस्टमेंट है, ठीक है। मेरी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होगी, इंडिविजुअल है 31 जुलाई, ओके। इसमें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंने कब भरा है, 1 May 23। मैंने ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न भर दिया है, ये खर्चा तो मुझे अलाउ हो जाएगा, तो ये GST लाइबिलिटी का कुछ नहीं करेंगे। एंड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी 7,000, ये मैं अपनी लेट आउट प्रॉपर्टी का जो रेंट है ना 1,80,000 उसके अगेंस्ट डिडक्शन ले लूंगा, तो ये 7,000 बिजनेस एक्सपेंस की तरह अलाउ नहीं होगा, तो ये 7,000 मुझे यहां पर एड बैक करना पड़ेगा। और जो मेरा GAV है उसमें से मैं 7,000 का डिडक्शन क्लेम आउट कर दूंगा, खत्म। रेट्स एंड टैक्सेस भी हो गया।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं, 25,000 पेड एज डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड। डोनेशन है मतलब 80G में डिडक्शन मिलेगी, बिजनेस एक्सपेंस की तरह अलाउ नहीं होगा, डिडक्शन में जाना पड़ेगा। तो एडमिन एक्सपेंसेस 3.25 लाख में से मैं 25,000 एड बैक कर दूंगा। ओके, ये देखो 20,000 एज डोनेशन, रोको 60,000 का भी कुछ होगा, ठीक है। और ये देखो 50,000 इन PPF अकाउंट एंड हैज पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 60,000। तो ये मेरे 80C के पॉइंट्स बन गए। ओके, एंड अ पेमेंट ऑफ लैपटॉप परचेस्ड ऑन 15/5, हाँ 60,000 बोला ना, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंस हो गया। तो ये 60,000 भी ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। और सॉरी थोड़ा ऑर्डर चेंज करके मैंने ये भी कर दिया बिकॉज ये भी पर्टेन नहीं करता था इससे, ठीक है। और मैं 25,000 की डिडक्शन और 50,000 60,000 80C में दिखा दूँ ना, नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाओगे भैया? अरे मेरे को 115 BAC के अगेंस्ट निकालना है ना भाई। 115 BAC में तो मुझे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउड ही नहीं है, तो अब इसका क्या करें, सिर्फ ऐड करके रख देंगे, दैट्स इट। कहीं पे कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा आगे चल के। क्लियर? यस। नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंसेस आपका हो गया। डेप्रीसिएशन एक बार देख लेते हैं, डेप्रीसिएशन का क्या चीज़ है। डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स 1200 एज डेप्रीसिएशन ऑन ट्रेडमार्क्स रॉन्गली चार्ज एट 15%। और यहाँ पर है ना, देखो एक और चीज़ बोला है कि मैंने लैपटॉप भी परचेस किया था 60,000 भर के, तो मेरा करेक्ट डेप्रीसिएशन पता है क्या होगा, ये लैपटॉप पर 40% और ट्रेडमार्क्स मेरा इनटैंजिबल एसेट है, इनटैंजिबल पर रेट होता है 25%। तो एक तो मेरा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 24,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप्स, एंड जो मेरा 1200 है ना, 1200 ये तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है और रेट 15% दिया है। अकाउंट्स में करते थे ना, डेप्रिसिएशन दिया है, रेट दिया है, कॉस्ट निकालो। तो चलो डेप्रिसिएशन 1200 डिवाइडेड बाय 15%। ट्रेडमार्क का कॉस्ट कितना है, बुक वैल्यू कितना है, 8,000 रुपए, और इनटैंजिबल पर 25% डेप्रिसिएशन अलाउड है, तो मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो उसका 2,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरा आता है 26,000। कैसे आया? वंस अगेन 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 24,000 प्लस मेरा 25% ऑन द रेट ऑफ ट्रेडमार्क, दैट इज 2,000। तो 24 और 2 मेरा 26 बन गया। तो बुक डेप्रिसिएशन वंस अगेन ऐड बैक, डेप्रिसिएशन एज पर वर्किंग नोट 1 26,000। जिसको ना समझाओ ये रेफर कर लेना। 1200 डिवाइडेड बाय 15% इंटू 25%, 2,000, 60,000 इंटू 40% 24, तो टोटल 26,000। ठीक है, आई थिंक सारी चीज़ें हो चुकी है। और एक पॉइंट बच गया है, यहाँ पे करवा देता हूँ आपको वो भी, कि ये हैज इंकर्ड अ लॉस ऑफ 8,000 ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। क्यों? 10 फरवरी को खरीद कर 10 जून 2022 को खरीद कर 10 फरवरी 2023 को बेच दिया। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, 12 महीने से कम का पीरियड है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। तो HTCL मेरा यहाँ पर डाल दिया मैंने, दैट्स इट। मैंने 115 BAC के प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम निकाल दी। तो अब मैं ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करूँगा, तो मेरा बिजनेस इनकम 8,08,200 आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 1,20,000। ये मेरा देखो GAV और म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करके NAV आ गया। इसमें मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया 30% ऑफ NAV। तो मेरा इनकम फ्रॉम लेट ऑफ प्रॉपर्टी आता है 1,21,100 और मेरा 8,000 का HTCL। ये किसी के साथ सेट ऑफ होगा। HTCL होता है वो शॉर्ट टर्म का लॉस जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के साथ सेट ऑफ हो सकते हैं, ये हमें पता है। तो 8,000 को हमें वैसे भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि और कोई इनकम ही नहीं है कैपिटल गेन्स के अंदर। तो 8,08,200 प्लस 1,20,000 प्लस मेरा 1,21,100, 8,000 तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो 10,49,300 मेरा GT आया। मुझे कोई डिडक्शन से अलाउड नहीं है क्योंकि मैं 115 BAC के हिसाब से निकाल रहा हूँ। तो मेरी टोटल इनकम भी कितनी आ गई? 10,49,300। सेम सिंपली अब आप इस पे 3-3 लाख करके टैक्स निकालोगे तो आपका टोटल बेसिक टैक्स आ जाएगा 67,395। उसमें 4% ऐड कर देना, राउंडेड ऑफ टैक्स आपका 70,100 आ जाएगा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको पता चल गया है। अभी एक पार्ट हो गया। दूसरा बोलते हैं he opts to compute business profit under presumptive taxation under section 44 AD and does not opt for 115 BAC। मतलब क्या बोलता है? PGBP की इनकम 44 AD के हिसाब से निकालो। तो सिंपल, मेरी सेल्स कितनी है? 70,80,000।
अब बोलते हैं कि अगर 95% या उससे ऊपर की कैश रिसीव 95% या उसके ऊपर की बैंकिंग चैनल्स के रिसीव पेमेंट हुई तो हमें 6% पे निकालना पड़ेगा वरना 8% पे निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन का पहला ही पॉइंट बोलता है कि ऑल द सेल्स आर बाय अकाउंट, पे चेक्स और थ्रू बैंक ट्रांसफर, तो हमें इस पर सीधा 6% निकाल देना है। तो 70,80,000 मल्टीप्लाइड बाय मेरा 6%, दैट इज 4,24,800। ये मेरा बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है, ठीक है। तो ये देखो, ये 8,08,200 मेरी नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से इनकम थी और मैंने इसको एड बैक कर दिया। या फिर अगर आपको ये ना भी समझे ना तो कैसे करने का, 4,24,800 हमने कैलकुलेट किया ना, सिंपल, उसमें 1,20,000 मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐड कर दो और हाउस प्रॉपर्टी में 1,21,100 ऐड कर दो। इससे भी आपका आंसर आता है 6,65,900। अब मुझे डिडक्शंस भी मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि मैं 115 BSE से छोड़ के नॉर्मल प्रोविजंस में आया हूं। देखो, opts to compute business profit under presumptive taxation under 44AD and does not opt for section 115 BAC, ठीक है। तो ये 80C एक तो मुझे मिल जाएगा, 80G मिल जाएगा नेशनल चिल्ड्रंस फंड में, ठीक है। 55,000 का मेरा कुछ PPF का था ना, 50,000 PPF एंड 60,000 मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टोटल 1,10,000 होता है। तो उसका डिडक्शन मैंने 80C में यहाँ पे ले लिया और 80E एडुकेशन लोन का इंटरेस्ट 70,000 वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ये देखो, ही पेड इंटरेस्ट ऑफ 70,000 फॉर लोन अवेल्ड फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। तो ये टोटल डिडक्शंस मेरी कितनी आ गई, 2,05,000। तो ये 6,65,900 मेरी GTI हो गई, इसमें से 2,05,000 माइनस हो जाएगा, तो 4,60,900 मेरा टोटल इनकम। सिंपल, इस पर आप टैक्स निकालोगे तो वैसे भी रिबेट आएगा, क्यों? 12,500 या टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर पर आप रिबेट दे सकते हो। और आपकी टोटल इनकम भी देखो 4,60,900, तो वैसे भी उस पर टैक्स कम ही निकल के आएगा 5%, ठीक है। तो टैक्स पेबल आपका 0 आ रहा है। और इस क्वेश्चन का एक और C पार्ट है, वो भी आपको फटाफट दिखा देता हूं। द बिजनेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टोटल इनकम की तो हमारी फिगर वैसे भी रेडी है। किधर गई ये 4,60,900? बोलते हैं इस पर है ना, इस पर बोलता है कि नॉर्मल रेट्स के हिसाब से टैक्स चार्ज करो। तो टोटल इनकम हमारी 4,60,900 नहीं होगी, आई एम सो सॉरी, ये 10,49,300 में से मैं 2,05,000 सीधा माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 44AD के हिसाब से बिजनेस इनकम नहीं बोले, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से बोले। तो 10,49,300 माइनस 205, तो आई थिंक इट इज 8,44,300। हाँ, 8,44,300। और इस पर मैं सिंपली 5% 20% रेट वाला निकाल करके बेसिक टैक्स निकालूंगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दूंगा, एंड टैक्स पेबल मेरा आ जाएगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा इसमें कुछ था नहीं, आप देख रहे हो। एंड क्योंकि हमने 2 क्वेश्चंस किए ना, तो इसमें काफी हद तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा फटाफट करवाया क्योंकि एग्जाम में आपको ये स्पीड मेंटेन करनी है। देखो, पहले 1-2 क्वेश्चन डिटेल में भी करवाए, बड़े भी थे, थोड़ा टाइम लेके करवाए। ये उन दोनों के कंपैरिजन में ये मुझे थोड़ा सा ना, मतलब चाइल्डिश क्वेश्चन लगा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, उन दोनों के कंपैरिजन में। ओके, तो बस इसमें ये चीज ध्यान रखना कि पहले वाले वो मैं बोला है कि नॉन 44AD के हिसाब से बिजनेस इनकम निकालो और टोटल इनकम निकालो और 115 BAC के हिसाब से टैक्सेबिलिटी निकालो। तो हमने क्या किया, नॉर्मल पूरे सारे एडजस्टमेंट्स किए, बिजनेस इनकम निकाला, उसमें बाकी हेड्स के इनकम को ऐड करके GTI निकाला। अब क्योंकि 115 BAC है तो मेरा GTI विल बी इक्वल टू माई टोटल इनकम, डिडक्शन अलाउ नहीं है, ये एक चीज। दूसरे वाले में क्या बोला कि बस बिजनेस इनकम को ना नॉर्मल नहीं 44AD के हिसाब से निकालो। तो 44AD के हिसाब से बिजनेस इनकम, बाकी हेड्स ऑफ इनकम एज इट इज, तो मेरी GTI आएगी उसमें से। क्योंकि अब मैं अभी नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जा रहा हूं तो डिडक्शंस अंडर 6 से माइनस हो जाएंगे, तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी और उस पर और नॉर्मल रेट्स पर टैक्स। एंड बिजनेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, मतलब अब नॉर्मल जो हमने एडजस्टमेंट की थी ना पहले वाले केस में, वो वाली बिजनेस इनकम, उसमें बाकी सारी हेड्स करके हमारी नॉर्मल वाली GTI। बट अब उसमें जो डिडक्शंस मैंने दूसरे वाले केस में कैलकुलेट किया ना, अब वो वाली टोटल इनकम में से GTI में से मेरा डिडक्शन माइनस, तो मेरा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आया और आई डोंट ऑप्ट फॉर 115 BAC, मतलब नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्सेबिलिटी। ओके, तो ये वाला सवाल काफी आसान था, ज्यादा कुछ इसमें अपन बोलते हैं ना एक्साइटिंग नहीं था।
एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. इसमें भी थोड़ी सी हम स्पीड मेंटेन करेंगे, बट डोंट वरी, जहां पर भी मुझे लगता है कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कोई नया प्रोविजन है, आई विल टेक अ हॉल्ट एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन डेप्थ. ठीक है, चलो. मिस नित्या, प्रोप्राइटर ऑफ MS ऑनेस्ट एंटरप्राइज, a registered supplier of taxable goods and services in the state of West Bengal, pays GST under regular scheme. It is not eligible for any threshold exemption. ठीक है. It provided the following information for the month of December 2022. तो ये information दी गई है, rates दिए गए हैं. Both inward outward supplies are exclusive of taxes. All the conditions necessary have been fulfilled. Working notes should form part of your answer. ये कुछ भी नहीं है और rates दिए गए. तो लकीली बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन में नहीं है. देखो 8 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं, तो क्विकली फॉर्मेट बना देंगे. वंस अगेन, जीएसटी कलेक्टेड ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नील है, हमने सारे एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिया, कहीं पे भी ओपनिंग बैलेंस दिखा नहीं, उसमें इनवर्ड ऐड करेंगे तो आईटीसी, और उसके बाद हम लोग सेट ऑफ करेंगे. ठीक है, चलो क्विकली. अब मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? आई हैव टू इमेजिन माई सेल्फ एज ऑनेस्ट एंटरप्राइज एंड आई एम स्टेइंग इन वेस्ट बंगाल. तो आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन दी हुई है. इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू MS नेचुरल एंड सन्स, मतलब मैंने वेस्ट बंगाल में ही सप्लाई किया हुआ है. तो इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में मेरा रेट क्या है? 2.5% CGST, 2.5% SGST. ठीक है, क्योंकि इंट्रास्टेट है. तो 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5%, 17,500 दोनों जगह पे आ जाएगा. ठीक है, 17,500, 17,500. ये हो गई बात खत्म. नेक्स्ट, इंट्रास्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बोथ प्लेसेस आर अंडर द सेम GST. ये देखो एक और बार सेम एडजस्टमेंट. मैंने आपको बोला था ना कि अगर एक ही स्टेट में 2 ब्रांच के अलग रजिस्ट्रेशन हो तब स्टॉक ट्रांसफर पे GST कलेक्टेबल है, इवन विदाउट कंसिडरेशन. बट यहाँ पर तो दोनों ब्रांचेस का एक ही GST आइन है, तो इस पर हमें GST कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो 1 लाख रुपीज़ पे कोई GST नहीं आएगा. नो GST सिंस बोथ ब्रांचेस आर द सेम GST आइन. तो ये 1, 2, 3 कुछ नहीं आएगा इसमें. ये भी खत्म. Provided interstate supply of sponsorship services to XYZ Limited of Chennai. याद आ रहा है? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे आप कभी भी उन 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में से किसी को एक स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हो, बराबर, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. इट इज टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, नॉट 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स. आई थिंक इट्स पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी. तो उस पर टैक्सेस पेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो इस 80,000 पर भी आपका कोई GST कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सीधा XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा. बिल्कुल सही. तो ये देखो, ये आपका चार्ज अंडर GST का एडजस्टमेंट है, और ये आपका सप्लाई अंडर GST. मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे टारगेट होते हैं. GST पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो मैं तो कुछ कलेक्ट ही नहीं करूंगा. एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस. हाँ, ये है ना, एक बात बोलूं, ये ना आपका टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला एडजस्टमेंट है. क्या बोलते हैं, सुनो. इन केस ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड इन केस ऑफ ओनली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अगर आपको कोई एडवांस मनी मिलता है ना, तो वो एडवांस मनी का आपको प्रोपोर्शनेट सप्लाई अलग ट्रीट करना पड़ता है. मतलब मैं बोलता हूं कि समझो 40,000 का एडवांस मिला. लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस टोटल सप्लाई वैल्यू थी, जिसमें मुझे 40,000 एडवांस मिला. तो 40,000 रुपीज को मुझे अलग सप्लाई ट्रीट करना पड़ेगा, 60,000 को अलग सप्लाई ट्रीट करना पड़ेगा. एंड दिस इज ओनली इन केस ऑफ सर्विसेज. क्योंकि गुड्स के केस में ना, इवन तो एडवांस पेमेंट मिला हो, बट पूरे 1 लाख को मैं एक ही सप्लाई दूंगा. तो ये 40,000 का एडवांस पेमेंट में भी मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैंने 40,000 का प्रोपोर्शनेट सप्लाई दे दिए, GST की नजर में दे दिए. तो इस 40,000 पर भी मुझे GST तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा एडवांस पर. तो 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय, देखो इंट्रास्टेट सप्लाई है और सर्विस है, तो सर्विस का रेट है 9%. यहाँ पर CGST SGST दिया हुआ है, तो इंटू 9%. प्रोविजन समझा होगा, ठीक है. तो एडवांस रिसीव्ड फॉर इंट्रास्टेट फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज 3600. ठीक है, ये एक आपका रेट है. डन. अब हम आते हैं हमारे इनवर्ड सप्लाई पर. सिंपल, परचेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स 8 लाख का परचेस किया हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 2.5, तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2.5, दैट इज 20,000. तो यहाँ पर मुझे 20,000 मिल जाएगा क्रेडिट. फिर अवेल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ रिपेयर वॉज डेबिटेड इन P&L. अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें भी एक छोटा सा एडजस्टमेंट है. ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है ना,
ये भी आपका कोई तो चैप्टर है जिसमें ये एडजस्टमेंट टारगेटेड है। अब सुनना बात ध्यान से, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जब भी मैं लेता हूँ तो उसके रिपेयर के खर्चे पर मैं जीएसटी का क्रेडिट सिर्फ तब ले सकता हूँ जब वो एक रेवेन्यू रिपेयर है, एक कैपिटल रिपेयर से। मतलब अगर ये रिपेयर का खर्चा मैंने अपनी बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, मैंने बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा दिया और फिर मैं उसको अमोर्टाइज कर रहा हूँ, तो वैसे रिपेयर्स पे मैं जो जीएसटी भरूंगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट क्या यहाँ पर ऐसा हुआ है? नहीं, यहाँ पर तो मैंने रिपेयर्स का पैसा सीधा सीधा पीएनएल में डेबिट कर दिए, तो इस पर तो मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिल जाना चाहिए। तो जीएसटी पेड ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 30,000 इंटू 9%, 2700 इंटरेस्ट रेट है इसके लिए, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अवेल्ड लीगल सर्विस फ्रॉम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द मैटर ऑफ द कोर्ट रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड प्रोसीड फ्रॉम कस्टमर्स। वंस अगेन मैंने क्या लिया हुआ है? एडवोकेट से लीगल सर्विसेज लिया हुआ है। तो जिसको चार्ज याद होगा, एक और बार बता देता हूँ कि इवन सर्विसेज अवेल्ड बाय एन एडवोकेट पर हमें जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना पड़ता है। एंड जहाँ पर भी मुझे जितना भी जीएसटी मुझे रिवर्स चार्ज में देना है ना, दैट इज व्हाट आई हैव टू गिव इट कंपल्सरीली इन कैश। मैं उस पर क्रेडिट अवेल ही नहीं कर सकता हूँ, तो इसका क्रेडिट मुझे जीरो मिलेगा, जीरो क्रेडिट। तो आईटीसी अवेलेबल कितना होगा? 20 + 2.7, 27,200, 27,200, ठीक है। और ये 80,000 पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको कट करो। एंड सामने मैंने जीएसटी में भी सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्शंस हुए हैं मेरे 21,100, 21,100। तो सीधी बात है, यहाँ पर 27,200 अवेलेबल है, तो 27,200 माइनस 21,100, दोनों ही केस में 6,100 मेरा क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है। तो मेरा क्रेडिट लेजर से तो कोई जीएसटी पेबल नहीं आया इन कैश, बट रिवर्स चार्ज का जो पैसा है लीगल सर्विसेज का है ना, ये लीगल सर्विसेज अवेल्ड, उसका तो मुझे पैसा कैश में ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी भी बोला कि आरसीएम का पैसा कंपल्सरी इन कैश, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो कितना है? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई सर्विसेज का रेट कितना? 9% है, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 9%, तो 4,500 सीजीएसटी, 4,500 एसजीएसटी। तो क्रेडिट लेजर से 0, रिवर्स चार्ज में 4,500, टोटल जीएसटी कितना पेबल आया? 4,500 फ्रॉम सीजीएसटी, 4,500 फ्रॉम एसजीएसटी। पता है, it's almost 125 minutes and we have covered 66 marks questions। 6 फुल फ्लेजेड सवाल हमने कवर कर लिए हैं। इतना इंसाइटफुल सेशन आपको मिल गया गाइस, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा आपसे नहीं मांग रहा हूँ, बस यारो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और हिट कर दो बेल नोटिफिकेशन को और शेयर कर दो। मैं और ऐसी बहुत वीडियोस लाऊंगा एंड एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट यार। रॉकेट इन योर टैक्सेशन एग्जाम, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट।